आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैं ये पूछना चाह रही थी। मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं ये जानना चाह रही थी। क्या सुन पा रहे हैं मुझको? अ, आ रही है अब आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आपको ठीक से सुनाई आ रही है आवाज़ मेरी? आ रही है आवाज़। सुधांशु ने कमेंट किया है कि आवाज़ आ रही है। अर्पण जी आप भी बताएं, आवाज़ आ रही है या मैं लैपटॉप के बजाय और दूसरा कोई इक्विपमेंट यूज़ करूं? आवाज़ ठीक से आ रही है? मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, तब तक कुछ लोग और जुड़ जाएंगे। मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ आवाज़ आ रही है या नहीं। जी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक ठीक है। ठीक है ठीक है। अब अभी आ रही है आवाज़ आपको ठीक से? कैन यू हियर मी? हाँ देखिए, एक बार देखिए, मुझे बताएं। मैं वहाँ पूछ रही हूँ, बार बार लोगों से भी पूछ रही हूँ कि अगर आवाज़ आ रही है क्या आपको। देख के बताएं। जी। जो भी लोग अगर जुड़ रहे हैं, अगर वो मुझे ये बता सकें। एक तो मुझे बताया है सुधांशु ने कि मेरी आवाज़ आ रही है, मगर एक मुझे फीडबैक मैसेज पर ये मिला है कि कट कट कर आ रही है। तो मैं शुरू करने से पहले बस एक बार कंफर्म कर लेना चाह रही थी कि आवाज़ आ रही है या नहीं। आ रही है आवाज़? ठीक। बहुत अच्छा। अभी दो लोगों से कंफर्म कर लिया है मैंने। तो रिपोर्टर होने की आदत जाती नहीं है जब तक डबल क्रॉस चेक ना करें और दो लोगों से कॉन्फर्मेशन ना मिले। अगर आप लोगों को सुनने में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से गुड ओमा शर्मा आई आई हैव अनदर कमेंट। मुझे अब कंफर्म हो गया है कि मुझे आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी बातचीत। अभी हमसे तकरीबन 10 लोग जुड़े हैं। जितने भी जुड़े हैं उतने इतने में ही हम शुरू करते हैं और लोग आगे जुड़ते जाएंगे। तो मैं एक छोटी सी रूपरेखा बता देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शुरू में ही कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता नहीं मैं इसके योग्य भी हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ निर्मल जी के टेक्स्ट पर। लेकिन मैं एक पाठक की हैसियत से सिर्फ कोशिश कर रही हूँ एक दूसरे पाठकों और लेखकों से एक संवाद करने की। और इसमें बहुत त्रुटियां होने की संभावना है। हो सकता है मैं बहुत जगहों पर गलत हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। कि मेरा बहुत निजी उनको पढ़ने का अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिनकी बेसिस पर मैं बातचीत करना चाह रही थी। और उनका जो ऑलिवर है, जो बॉडी ऑफ वर्क है निर्मल जी का, वो इतना बड़ा है कि अगर हम शुरू करना चाहें तो कहाँ से। इस वजह से मैंने कुछ एरियाज शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। और पहले कि जो शीर्षक लिया है, जो मैंने चुना है शीर्षक, 21वीं सदी के घावों पर मलहम रखता निर्मल का गद्य, तो वहीं से शुरू करती हूँ। छोटी सी रूपरेखा ये है, पहले से एक छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए, कि पहले मैं थोड़ी सी निर्मल जी के टेक्स्ट के साथ मेरा संवाद कैसे शुरू हुआ और उसका सिग्निफिकेंस कैसे
और मज़बूत हुआ, उसका महत्व कैसे मेरे जीवन में और मज़बूत हुआ, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करूँगी। उसके बाद मैंने मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज़्म का है, रिपोर्टिंग का है, तो मैंने सोचा कि उनके जो 2 एसेज़ हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एक कुंभ के ऊपर और दूसरा सिंगरौली के ऊपर, उनके ऊपर थोड़ी-थोड़ी बात करूँगी। और उसके बाद एक राइटर के तौर पर और एक पाठक, एक लेखक और एक पाठक दोनों के तौर पर निर्मल जी का टेक्स्ट आपको कैसे इन्फॉर्म करता है, कैसे इनरिच करता है और उसका रेलेवेंस जो है, महत्व है, आज 2020 में क्यों है, आगे भी क्यों बढ़ता जाएगा, इसके बारे में सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो पहले कुछ ऐसे इस पे बात और फिर एज अ राइटर और रीडर जो इम्प्रेशंस हैं मेरे और जो कंट्रीब्यूशन मुझे समझ में आता है उनका, उस पर थोड़ी सी बात मैं करूँगी। तो लेकिन शुरू करते हैं पहले ये जो टाइटल है उससे और थोड़े से इंट्रोडक्शन से, ताकि आप लोगों को भी हमें कॉन्वर्जेशन में आसानी हो। तो मैं शुरू यहाँ से करना चाह रही थी कि ये वो जो मैंने शीर्षक इसका चुना है, जिसमें है कि 21वीं सदी पर के घावों पर मलहम लगता निर्मल निर्मल गद्य। तो इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो सीड्स हैं, वो यहाँ पे हैं कि मुझे लगता है, ऐसा ये मेरा बहुत बहुत निजी अनुभव है कि जब मैं पैदा हुई और जब मैंने ज़्यादा थोड़ा-सा समझना शुरू किया दुनिया को, निर्मल जी के की पहली किताब और उनके साहित्य से मेरा पहला परिचय 2005 के सेकंड हाफ में हुआ था, अराउंड विंटर्स। और आई थिंक आई वाज़ 17 देन। तो पहले इम्पोर्टेंट राइटर थे जिनको मैंने पढ़ा और जो याद रह गए, और फिर तब से साथ हैं 2005 से। मुझे लगता है जब मेरा उनसे परिचय हुआ, उसके पहले वो दुनिया से जा चुके थे। अक्टूबर के बाद की बात है ये। तो इस लिहाज से शायद मैं इस सीरीज़ में जितने भी लोग बोल चुके हैं उनमें से शायद मैं अकेली हूँ जिनका कोई फिज़िकल, या शायद एक आध लोग और होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मैं कम लोगों में से हूँ जिनका कोई फिज़िकल कांटेक्ट या कोई फिज़िकल उनके साथ, मतलब मैंने कभी उनको देखा नहीं। मेरा सिर्फ उनके टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप है। तो जो भी मैंने उनको जाना है वो सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए जाना है, और उसी के आधार पर मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूँगी। तो जब मैंने दुनिया को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया इन 2005, जब मैं अपने टीन्स में थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे ऐसा लगता था बार-बार कि मैं बहुत वुंडेड दुनिया में पैदा हुई हूँ, यानी कि एक बहुत चोटिल दुनिया जिसको बहुत सारे घाव लगे हुए हैं। और ऐसा मुझे फ़ील होता था। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, रिपोर्टर हूँ एक, और राइटर भी हूँ, लेकिन मेरी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है वो रिपोर्टर की है। उस लिहाज से मेरी नियति में भी ये आया कि मैं शुरू से ही, पहले दिन से ही मैं अ, घाव चुनूँ, और घाव जो समाज और मानवता की के सीने पर लगे, जो समाज पर हैं, जो हमारे आसपास लोगों लोग आम जीवन में जिन घावों को जी रहे हैं, उन घावों को रिपोर्ट करना, उनके साथ एक बहुत इंटीमेट, एक बहुत गहरा संवाद करना, ये मेरा ब्रीफ भी था काम का, मेरी नियति भी थी। और अब ऐसा करते करते मुझे मतलब 2005 में मैं आई वॉज अ अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। उसके बाद से अब काम करते करते एक पत्रकार की तरह तकरीबन 11वां साल चल रहा है मेरा, एक रिपोर्टर की तरह। तो वो जो घाव चुनना है, जो घावों के साथ जो संवाद है, समाज में लोगों को जो लगे हैं, जो जिन घावों से मेरा संवाद मेरी रिपोर्टिंग के ज़रिए हुआ। रिपोर्टिंग में जिन जॉनर्स में मैंने काम किया, उसमें सोशल जस्टिस, कास्ट एट्रोसिटीज़, जेंडर क्राइम्स, मेरी किताब भी जेंडर एट्रोसिटीज़ के ऊपर ही है। तो यही सारी मेरी ब्रीफ रही, और इन्हीं सारी चीज़ों में मैं उलझी रही, और इन्हीं सारे घावों को देखना, समझना, उनको लिखना, उनको जीना, ये सब मेरे काम का, रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा रहे। तो इस लिहाज से मेरी दुनिया जो थी वो निर्मल जी के टेक्स्ट से सीधे-सीधे बहुत अलग थी। ही इज़ ऑफ़न कॉल्ड द पोएट ऑफ लोनलीनेस, द राइटर ऑफ लोनलीनेस, पोएट ऑफ लोनलीनेस भी इनको कहते हैं। और मैं बहुत सारे कियोस्क के बीच में रहती थी। जो मेरा जीवन था वो बहुत कियोस्क के बीच में था, क्योंकि हम भारत में रिपोर्ट कर रहे हैं, और
दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, भूखमरी है, बाढ़ है, डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी ग्रेव इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ उन सबको देख रहे हैं। तो बहुत इलेक्शंस हैं, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें। मैंने ट्रैफिकिंग पर भी बहुत काम किया, तो इस लिहाज से जो मेरा ट्रैजेक्टरी था वो इनसे बिल्कुल अलग था। मगर हुआ क्या कि यही इन टेक्स्ट की ताकत भी है, निर्मल जी के टेक्स्ट की, कि वो इस तरीके से मेरे जीवन में मतलब आए और ऐसे शामिल हुए कि फिर मुझे लगता है कि वो कोई उनका टेक्स्ट किसी इंसान की तरह मेरे साथ, मतलब लगभग एक जीवित इंसान की तरह मेरे साथ रहता है, जिससे जिसके साथ मैं लगातार संवाद में रही हूँ पिछले 15 साल में। और इस टेक्स्ट ने मुझे बहुत बचाया है, मुझे बहुत मेरी बहुत मदद करी है चीज़ों को सहने में, खुद को सहने में, खुद को समझने में। और मुझे लगता है कि अच्छा लिटरेचर वही है जो हमारी मदद करता है खुद को बेहतर समझ पाने में, खुद को अंडरस्टैंड करने में, खुद को सहने में। तो उसमें निर्मल जी के टेक्स्ट की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है। और अब मैं जो बातचीत शुरू करने जा रही हूँ, मुझे मुझे बहुत एहसास है कि मैं शायद कुछ, पता नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट या वर्थ ऐड कर पाऊँगी या नहीं कॉन्वर्जेसन में। मुझे अपनी लिमिटेशंस का बहुत अंदाज़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह सकती हूँ उन पर बात करने की। तो मैं इससे शुरू, हम अगर जो भी मैं बातें कर जो मैंने छोटा सा प्रारूप बनाया, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें, मुझे उनके उपन्यास भी बहुत सारे पसंद है, जो बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ। लेकिन मैं आज बात करूँगी दो एसेस के ऊपर। उसको बात शुरू, वो जो दोनों निबंध हैं वो इस किताब में है। देखिए, मैंने इस टॉक की तैयारी के लिए इसको कैसे पढ़ा है बीते कुछ दिनों में। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत, यहाँ पे एक मैंने स्टिकर भी लगाया है, टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस बुक। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ, मेरी बहुत प्रिय किताब है ये इसमें वो दोनों निबंध हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पर निबंधों से पर आने से पहले मैं 1 मिनट लेना चाहती थी इस किताब के बारे में बात करने के लिए। धुन से उठती धुन, डायरी, नोट्स और जर्नल्स। और इसकी ये बहुत पुरानी कॉपी है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये कॉपी अवेलेबल भी होगी। ये मेरी कॉपी है नहीं, क्योंकि जब जब 2005 में मैंने इनको डिस्कवर किया, और शायद 2006 या 7 में मुझे ये कॉपी मिली है, तब तक ये कॉपी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी और आती भी नहीं थी शायद। मगर ये बोरोड कॉपी है, तो जो बोरोड कॉपीज़ होती हैं, जो किसी ने आपको दी होती हैं, जिनकी ये पहले थी, उनको भी ये कॉपी बहुत प्रिय थी। जिन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया, मैंने ले ली उनसे, जैसा भी आप समझें। और मुझे भी ये कॉपी बहुत प्रिय रही है। तो मेरे पास इनफैक्ट इसकी एक और नई, जो अभी वाणी से नया आया है एडिशन, वो भी है। क्योंकि मैंने इसको इतना पढ़ा है कि ऑलमोस्ट ये फट गई थी, फिर मैंने इसको जिल्द लगाई और इसको बहुत, इसको दोबारा संभाला। तो एक और कॉपी होने के बजाय बावजूद मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे, एक और कॉपी मैंने बैकअप में रख लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये किताब बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। पर फिर मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये, इस कॉपी से मुझे बहुत प्रेम है। वो इस वजह से क्योंकि ये मेरे साथ ये इस ये कॉपी, ये जो किताब है और इसकी ये प्रति है मेरे साथ बीते 15 साल से। और ये तकरीबन जितना भी मैंने दुनिया में ट्रैवल किया है, उतना इस किताब ने भी मेरे साथ ट्रैवल किया है। मतलब ये मेरे साथ अक्रॉस पैसिफिक, अक्रॉस अटलांटिक, मतलब सब जगह, और भारत में जितने भी जंगलों में, जितने भी पहाड़ियों में, जितने भी स्लम्स में, जितने भी गाँव में, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जिस रिपोर्टिंग के लिए, पूरे हिंदुस्तान की खाक छानी है। तो हर बार मेरे बैग में ये किताब ज़रूर होती थी, भले मैं भारत में यात्रा कर रही हूँ या भारत के बाहर कर रही हूँ, तो भारत के बाहर भी हर जगह। तो ये 15 साल से, 15, या मुझे लगता है शायद 12-13 साल से तो ज़्यादा ही ये मेरे साथ है। जब से मेरे पास आई है तब से मेरे साथ है, मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं इस किताब को। और इसकी बहुत यात्रा रही है मेरे साथ। इससे मुझे बहुत प्रेम है, मैं इसको अपनी कंफर्ट पिल कहती हूँ। इसे कहीं से भी खोल लूँ, और अगर बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, तो ये तुरंत मदद करती है किताब। मैं इस किताब में उनकी डायरीज़ हैं, हम उनके एसेस पर आते हैं, जो एसेस, जिन दो एसेस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। तो पहले ऐसे से, क्योंकि सुलगती टहनी और जहाँ से कोई वापसी नहीं है, जो दो निबंध हैं जिन पर बातचीत मैंने तैयार करी आज के लिए। तो निर्मल जी के गद्य के बारे में सब लोग बात कर, मतलब सभी को प्रिय, उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो उनका फिक्शन है। और डायरीज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती हैं। और ये जो दो निबंध हैं, इनके ऊपर
शायद इतनी बात नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए इनका महत्व बहुत रहा है। और शायद इस वजह से, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं कनेक्ट भी कर पाती हूँ। हम बात शुरू करते हैं। मुझे दोनों एक्चुअली उनकी तुलना संभव नहीं, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जहाँ कोई वापसी नहीं जो सिंगरौली के ऊपर है, और सुलगती टहनी जो कुंभ की उनकी यात्रा के ऊपर है, तो इनमें कोई तुलना तो वैसे संभव नहीं है। मगर मुझे जो एक सेकंड में मुझे 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 इन दोनों निबंधों में वैसे तो कोई तुलना संभव नहीं है, और मैं तुलना कर भी नहीं रही हूँ। दोनों पर अलग अलग से बात करूँगी, मैं सेपरेटली बात करूँगी। मगर मुझे ज़्यादा जो मूव करता है वो सुलगती टहनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ कोई वापसी नहीं, सिंगरौली वाला ऐसे मुझे ज़्यादा मूव नहीं करता, वो भी मुझे बहुत बहुत प्रिय है। लेकिन दोनों, मैं बात शुरू करूँगी सिंगरौली वाले निबंध से, क्योंकि कई बार हम जो बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ें होती हैं उन पे आखिर में जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं शुरू करती हूँ सिंगरौली वाले निबंध से। ये मैंने आपसे बातचीत के लिए इस पर कुछ बातें तैयार करी हैं, इसको मैंने दोबारा कई बार पढ़ा है। तो निर्मल जी के निबंधों के ऊपर बात करने की, जो उनका पत्रकारिता का जो उनका रिपोर्टाज भी कह सकते हैं उसको, उस पर बात करने की वजह ये भी है कि आज हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं इंडियन मीडिया में, मतलब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ। और हम हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा परेशान होते रहते हैं। टेलीविज़न को हम सारे लोग कोसते हैं। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, और मैं सबसे कहती हूँ कि मेरे मेरे घर में टीवी नहीं है, या मैं जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, जहाँ मैं अपने पास टीवी नहीं रखती, या मैं टीवी पर मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। और हम अक्सर आसपास में बातचीत में लोगों को कहता हुआ पाते हैं कि मीडिया का स्तर कितना गिर रहा है, क्या हो रहा है। इस तरह का हमारा एक ग्रीवियंस बना हुआ है। तो निर्मल जी का जब हम रिपोर्टेज पढ़ते हैं, तो वो इट इज़ एवरीथिंग वी आर नॉट टुडे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो सब कुछ है मीडिया को जो होना चाहिए, और जो आज हम नहीं हैं, वो सब कुछ उनका टेक्स्ट है। जो आज हम नहीं हैं, जो हमें होना चाहिए, जिसकी एस्पिरेशन हम रखते हैं, जिसकी कम से कम मैं तो रखती हूँ कि ऐसा रिपोर्टाज मैं लिख सकूँ। जब उनका रिपोर्टाज मैं पढ़ती हूँ, जिसको क्विंटेसेंशियली रिपोर्टाज कहना सही नहीं है, क्योंकि वो उसे रिड्यूस करना ही होगा। क्योंकि वो रिपोर्टाज जो जहाँ कोई वापसी नहीं, या सुलगती टहनी जैसे जो टेक्स्ट हैं, वो रिपोर्टाज की बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन की बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं। दोनों की बाउंड्रीज़ को तोड़कर कुछ नया ही फॉर्म क्रिएट करते हैं। बहुत ही मेडिटेटिव टेक्स्ट हैं। सुलगती टहनी तो बहुत मेडिटेटिव है। और एक नया ही फॉर्म ईजाद करते हैं ये, जो सीखने वाला भी होता है, और जो मुझे ये बताता है कि अगर हम लिखने की ताकत हम किसको कहते हैं, जब हम राइटिंग की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो अगर हम किसी इशू पर काम भी कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ कोई वापसी नहीं, जो सिंगरौली वाला जो उनका टेक्स्ट है, वो इतने एक बहुत ही पत्रकारिता के, मतलब बहुत ही ऑन योर फेस विषय पर है। यानी कि उसमें कोई वैसा, अगर हम सीधे सीधे देखें तो कोई नुआंस नहीं है। कोई आम रिपोर्टर उसको 500 वर्ड या 1000 वर्ड या 2000 वर्ड बहुत उसने किया, तो उसमें भी समेट कर वो पूरी कथा कह सकता है। बट एक इतनी ऑन योर फेस एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही इवेंट ड्रिवन है, या फिर जिसमें जो बहुत ज़्यादा आपको हार्डकोर जर्नलिस्टिक एक घटना है, एक ऐसी सिंगरौली पर में जो जो चीज़ें हो रही थी, हम सबको पता है। अ, अभी भी इनफैक्ट सिंगरौली एक इशू है, उन्होंने 83 का ये ऐसे है, और अभी तक वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिखा, कैसे अप्रोच किया, तो ये चीज़ें कई बार मुझे थोड़ा थोड़ा, मतलब एक जो गॉन्जो जर्नलिज्म की एक 70s में अमेरिका में गॉन्जो जर्नलिज्म का एक मतलब का एक थीम, एक नया, एक नई लहर जिसे कहते हैं, आई थी। ये मूलतः बेसिकली हंटर एस थॉमसन जो थे, उनकी उनकी जो उन्होंने जब उपन्यास लिखे हैं, उनका जो एक बहुत फेमस उपन्यास है, बेसिकली जर्नलिस्ट थे, नॉन फिक्शन ज़्यादा लिखा है, मगर जब वो उपन्यास में उतरे, तो उनकी राइटिंग्स पे अक्सर ऐसा कहा जाता था कि वो गॉन्जो जर्नलिज्म है, यानी कि जिसमें जो उसकी याद दिलाते हैं जो ये टेक्स्ट हैं, निर्मल जी के टेक्स्ट हैं, उस गॉन्जो जर्नलिज्म की मुझे उसका रेफरेंस मेरे ध्यान में आता है उनको पढ़ते हुए। मुझे जॉन डिडियन की याद आती है, मुझे हेमिंगवे की याद आती है, जॉन डिडियन के एसेस की याद आती है। किस तरीके से अगर जॉन डिडियन है, या ट्रूमन कपोटे है, या हंटर एस थॉमसन है, या आप हेमिंगवे को भी लेना, तो ये कुछ वो राइटर्स हैं जिन्होंने फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों में बहुत काम किया। और जो एसेज लिखे उन्होंने, जो निबंध लिखे अपने देश के ज्वलंत मुद्दों पर, वो इतने गहरे,
इतने उज्जवल निबंध और इतने ज़्यादा रोशनी से भरने वाले निबंध थे कि आज तक हम आज भी जब हम उनको पढ़ते हैं तो कभी भी वो टेक्स्ट डेटेड नहीं लगता है। जर्नलिस्टिक होने के बावजूद भी अपने अपने मूल में वो कभी डेटेड नहीं लगता, क्योंकि वो टेक्स्ट हमेशा उन सीमाओं को तोड़ता है। तो जब मैं निर्मल जी के, हमें हिंदी में ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलते, कम से कम मेरी अज्ञानता हो सकती है, आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बट मैंने तो निर्मल जी के अलावा कम टेक्स्ट पढ़े हैं ऐसे। अगर होंगे भी तो एक समस्या है कि अच्छे टेक्स्ट आउट ऑफ प्रिंट रहते हैं, नहीं मिलते, कम रहते हैं। तो मैंने इन दो एसेस के सिवा मैंने रेणु जी का टेक्स्ट पढ़ा है जो उन्होंने बाढ़ पर और सूखे पर लिखा है। उसका नेचर बिल्कुल अलग है, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, बट मैं बात कर रही हूँ एक जॉनर की बात करूँ अगर मैं तो हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग नेचर के टेक्स्ट हैं, बट फिर भी अगर जर्नलिस्टिक राइटिंग में अगर कोई एक नाम याद आएगा तो आपको रेणु का नाम आप ले सकते हैं। बहुत सारी लोग कहते हैं मतलब कि बहुत सारे सभी लोग बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे अज्ञे वगैरह, बट उनके टेक्स्ट एक्सेसिबल फॉर्म में उतने नहीं मिलते, अब नहीं मिलते पढ़ने के लिए। उन जर्नलिस्टिक राइटिंग्स उतनी नहीं मिलती, अब क्यों नहीं मिलती है सवाल है जो प्रकाशकों को भी पूछना चाहिए खुद से। खैर, कमिंग बैक टू द एसेज, जो दो एसेज जो पहले निबंध पे मैं बात शुरू करना चाह रही थी सिंगरौली पर, कि जहाँ से कोई वापसी नहीं, जो मुझे गॉन्जो जर्नलिज्म की जो लहर थी 70s की उसकी याद दिलाता है। इस वजह से क्योंकि ये जितना मानवीय है, मतलब दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं एक इसका सेक्शन पढ़ूंगी, मैंने हर ऐसे में कुछ कुछ सेक्शन चॉक आउट किए हैं क्योंकि ये टेक्स्ट इतना पावरफुल है कि इसके बिना कुछ कुछ हिस्से रीड आउट किए मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि ये क्यों ये इतना उद्वेलित करता है मुझे। तो ये जो ये जो टेक्स्ट है सिंगरौली, मैं आपको एक हिस्सा पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे तो शायद आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये सिंगरौली में 83 में निर्मल जी गए हैं। सिंगरौली छोटा सा एक जिला है, मतलब एक इलाका मध्य प्रदेश में है, जो बहुत ज़्यादा विस्थापन, फैक्ट्रीज के बनने, बहुत ब्लडी हिस्ट्री है उसकी। मुझे उम्मीद है अगर आप, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, नहीं तो कितने सालों से चल रहा है, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके ऊपर लिखते हैं जो टेक्स्ट है उनका, पढ़ें जो ये ऐसे उन्होंने लिखा था। ये एक जर्नलिस्टिक ऐसे बेसिकली, अगर आप जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैसे, जब मैं आपको सुनाऊंगी तो आप देखेंगे कि वो कैसे बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। तो एक छोटा सा हिस्सा है इसका। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वनस्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं और सिर्फ सिर झुकाकर अपने काम में डूब और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत, कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में यह सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा, और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर, बैडन की सड़कों पर पत्थर कूटती नजर आएंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को कभी भी मालूम नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का एक गांव था जहां आम झरा करते थे। तो इसके आगे की पंक्ति है, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जिन्हें औद्योगिकरण की झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास, यहीं पर रोकती हूँ मैं इसे। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना शोभ नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। तो जैसा कि एक छोटा सा टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाया इस ऐसे का, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो एक सेंस होता है, जो एक राइटर का दायित्व है कि वो अपने टेक्स्ट में इवोक करे, जिसको हम फिक्शन में कई बार इवोक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। जैसे कि एक जो सेंस होता है, सेंस ऑफ लॉस,
कि हमने क्या खोया, इसका जो सेंस है वो जितनी स्ट्रांगली, जितनी मजबूती के साथ निर्मल जी इस टेक्स्ट में एवोक करते हैं, जब वो कहते हैं कि ये वाली जो पंक्ति है, जब वो ये कहते हैं कि धूल में लौटते उनके बच्चों को कभी मालूम नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का एक गांव था जहां आम जरा करते थे। तो ये जो सेंस ऑफ लॉस है, ये जिस 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 इंटेंसिटी के साथ टेक्स्ट में उभर के आता है, ये 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 फिर से वो बिंदु है जहाँ पर हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन, या कोई नई चीज़ उन्होंने क्रिएट करी है, मगर ये बहुत फोर्सफुल है। और मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो पत्रकारिता में, जो जर्नलिस्टिक राइटिंग में हम आज मिस कर रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। इसीलिए भी इसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए भी निर्मल जी के टेक्स्ट का रेलेवेंस है, और इसीलिए वो जो मैंने कहा है कि वो 21वीं सदी के घावों पर मलहम रखते हैं। एक और चीज़ जो मैंने नोट करी, जिसका मैं जिक्र करना चाह रही थी आगे बढ़ने से पहले, आगे कुछ सेक्शंस हैं पर उन पर जाने से पहले, जो 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 सेंस ऑफ लॉस है उसको, और एक उसके साथ में एक कंटिन्यूटी की भावना है। दो छोटे छोटे जो मैं आपको पैराग्राफ्स बताऊंगी, जिसमें आपको बहुत ही सिलेक्ट किए हैं मैंने, कुछ पंक्तियां हैं बस, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो टेक्स्ट में जो दो चीज़ें हैं जिसको बना के चलने की कोशिश करते हैं, एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत डेलिकेट सी एक कंटिन्यूटी है, और एक सेंस ऑफ लॉस को, वो कैसे, शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगल, नदियों, या एक शब्द में कहें, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कह रहे हैं वो, एक शब्द में कहें, उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ती थी। अतीत का समूचा मिथक अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद था। और दूसरा छोटा सा टेक्स्ट है, सिंगरौली के विस्थापितों में यही एक डर बैठा हुआ है कि सब कुछ फिलहाल के भरोसे पर टिका है, अभी बला टली फिर कब दबोचेगी इसका कुछ भी पता नहीं। सरकार जमीन देती है लेकिन जमीन का स्वामित्व नहीं, इसका रहस्य मैं बहुत खोजने पर भी नहीं जान पाया। ये जो कंटिन्यूटी की बात मैं कर रही थी कि एक 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 पॉइंट पर वो उसको पूरी तरीके से पास्ट में एक सिविलाइजेशन एंड डिस्कोर्स में ले जाते हैं, और दूसरे ही पेज पर वो उसको कंटिन्यूटी में ले आते हैं कि जो अभी हम जो करंट, जब वहाँ लोग जी रहे थे उनकी जो करंट सिचुएशन थी उससे जोड़ देते हैं उसको। तो ये इस लिहाज से बहुत ही जो रीडिंग है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, अतीत और वर्तमान के बीच में ऐसे स्विच करती रहती है, और बहुत इनरिचिंग पर्सपेक्टिव देती है, जो कि जर्नलिस्टिक राइटिंग में अ, आज की तारीख में पूरी तरीके से मिसिंग है भारत में। अ, दूसरी जो मैं बात करना चाह रही थी वो एम्पैथी की बात है, यानी करुणा की बात है, जो पत्रकारिता का जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, रिपोर्टाज पढ़ते हैं, उसका एक की एलिमेंट होता है जो कि आजकल के बहुत सारी राइटिंग से गायब हो चुका है, क्योंकि हम उतना स्पेस नहीं देते, उतने शब्द नहीं देते, वैसी ग्रूमिंग नहीं है, और हम राइटर्स भी, लेखक भी आजकल बहुत कम हैं जो इस तरीके से बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जहाँ पे पत्रकार लेखक बनते हैं, पत्रकारों ने आगे बढ़कर लेखक, आगे जो है कोर्स में मतलब लेखक, पत्रकार पहले हैं और उसके बाद लेखक हुए, जिसमें कामू, और हमारे पास 100 Years of Solitude, मार्केस जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं भरे पड़े लोगों के, जो पहले जर्नलिज्म में आते हैं और फिर जाके राइटिंग करते हैं, फिक्शन में आते हैं। मगर निर्मल जी के यहाँ ये उल्टा है, वो फिक्शन राइटर थे, शुरू से फिक्शन में थे, कहानियाँ, उपन्यास वगैरह लिखते थे, और एक नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, एक कथाकार जब अपने फिक्शन के उस पूरी दुनिया से निकलकर नॉन फिक्शन को डील करता है, तो वो कैसे करता है उसका उदाहरण भी आपको इन एसेज में मिलेगा आगे। तो सुलगती टहनी में बिल्कुल अलग बातें हैं, मगर जब हम इसकी बात करते हैं, हम सिंगरौली कोई वापसी नहीं, तो उसमें आगे जो मैं दो तीन चीज़ें जिन पे बात करना चाहती हूँ,
एम्पैथी बहुत जनरेट करते हैं वो, और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जर्नलिस्टिक राइटिंग की हम जिसको क्विंटेसेंशियल डिमांड हम मान सकते हैं, वो है कि हम क्वेश्चन करें, यानी सवाल उठाएं संस्था पर, जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो भी चीज़ें, जो हम मार्जिन्स के लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाएं, उनकी मजबूरियों, उनकी सिचुएशन, उनकी परिस्थिति के बारे में लिखें। तो उसको उन्होंने एक सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे इसका, आपको ऐसा लगेगा कि वो जिस तेज़ी से, मतलब, और जिस तलखी से भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, और उसके साथ साथ एम्पैथी भी, आपकी करुणा को भी जगाते हैं, उसको जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, वो बहुत दुर्लभ है। इनफैक्ट आज के वक्त में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका एक छोटा सा जब वो उदाहरण देते हैं, जब वो तेलगावा जो एक नाम की जगह है सिंगरौली में, उसके निवासियों की बात करते हैं। तेलगावा एक गांव है जो कि अब डूब चुका है, तो उसके निवासियों के बारे में बात करते हुए लिखते हैं कि तेलगांव के निवासियों के साथ यही हुआ। घटना के संदर्भ में कह रहे हैं, पिछली उनका गांव डूब गया है, अब उसके बाद वो वहाँ मौजूद हैं। तो आगे मैं आपको छोटा सा एक टेक्स्ट उनका पढ़ के सुनाती हूँ, जो इस पॉइंट को मेरे एलैबोरेट करेगा। कि पिछली बरसात में एक रात तेज बारिश हुई और जमा होता पानी ऊपर आ गया। कोई निकास की कोई राह ना पाकर गांव पर ही चढ़ गया। सौभाग्य की बात थी कि समय रहते अधिकांश लोग अपने अपने घर बार छोड़कर भाग निकले। इस उजाड़ गांव के आगे अब हम खड़े हैं। अब ये वैंटेज पॉइंट है राइटर का, जहाँ से जिस पॉइंट पर खड़े होकर वो लिख रहे हैं। इस उजाड़ गांव के सामने 83 में सिंगरौली के एक उजाड़ गांव के सामने वो खड़े हैं। ऊपर शक्तिनगर का विराट पावर स्टेशन था, आधुनिक प्रगति का गर्वोन्नत प्रतीक। नीचे तेलगावा के सूने सुनसान खंडहर, जहाँ कुछ दिन पहले जीती जागती बस्ती थी, वहां अब कुत्ते लौट रहे हैं। हमें बताया गया है कि गांव के कुछ प्रतिनिधि अपनी विपदा की कहानी लेकर शक्तिनगर के अधिकारियों के पास पहुंचे, तो उनका सीधा सा जवाब था, इस गांव को तो उखड़ना ही था। अच्छा ही हुआ कि लोग अपने आप चले गए। यदि औद्योगिकरण के नशे में शासन सत्ता अपने देश के जीवंत हाड़ मास के लोगों के प्रति इतनी सनकी और सिनिकल हो सकती है, तो इस देश के प्राकृतिक जीवन, पानी, हवा, जंगलों के प्रति वह कोई समझ, सूझबूझ और सहानुभूति बरतेगी, इसकी आशा करना व्यर्थ है। यदि हम कुछ देर के लिए औद्योगिकरण की अनिवार्यता के तर्क को मान भी लें, मैंने बीच में एक सेक्शन स्किप कर दिया है, मैं अगले पॉइंट पर आ रही हूँ। यदि आगे निर्मल जी लिखते हैं, यदि हम कुछ देर के लिए औद्योगिकरण की अनिवार्यता के तर्क को मान भी लें, तो भी यह प्रश्न कि क्या हमें अपने देश की भूमि, जन संस्कृति और पर्यावरण की नितांत उपेक्षा करके उसी ढंग और पैमाने पर पश्चिम के औद्योगिक ढांचे की नकल करनी होगी जिसका विकास एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ था, और जिसकी हमारे देश के जातीय चरित्र से दूर दूर तक कोई समानता नहीं। ये सवाल वो पूछते हैं। तो एज अ रिपोर्टर मैंने सिंगरौली से मैं इसलिए बहुत कनेक्ट करती हूँ, सिंगरौली पर उनकी लिखी हुई बातचीत से, जितने मजबूत सवाल उन्होंने उठाए हैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की एक तो रहने वाली हूँ, और हमारे प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक बहुत बड़ा, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन बहुत लंबा हुआ है, और हम बड़े हुए हैं, मैं नर्मदा किनारे बड़ी हुई हूँ। होशंगाबाद हम अक्सर जाते थे, हमारे घर के सबसे पास नर्मदा का जो तट था वो होशंगाबाद में पड़ता था। तो हम बड़े हुए हैं, मैं बड़ी हुई हूँ देखते हुए, मेरे सामने 25 साल हो गए उस मूवमेंट को, और हमने लोगों को बूढ़ा होते हुए देखा है, जो लोग अपने घरों के जो विस्थापित थे, और अपने घरों के लिए अपने घर, अपनी ज़मीन, अपनी जो ट्राइबल्स वहाँ रहते हैं, बहुत सारे जो स्थानीय लोग वहाँ रहते हैं, अपनी ज़मीनों, अपने उसके अधिकार के लिए लड़ते लड़ते उनकी तीसरी पीढ़ियों को भी मैंने इंटरव्यू किया है, और एक रिपोर्टर के तौर पर भी मैंने विस्थापन पर बहुत काफ़ी काम किया है, नर्मदा पर किया, और भी दूसरे विस्थापन से जुड़े मुद्दे जो देश में अलग अलग जगह हैं उन पर मैंने काम किया है। तो और मैं क्योंकि खुद रिपोर्टर हूँ, तो मैं खुद ही विस्थापित महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी जगह को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि शायद मैं करती ही नहीं हूँ बिलोंग, मतलब मुझे इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। मगर एक सेंस ऑफ होमलेसनेस मेरे अंदर बहुत गहरा रहा है हमेशा से, कि क्योंकि हमेशा आप एक रिपोर्टर होने की वजह से बाहर के व्यक्ति की तरह एक आउटसाइडर रहते हैं हर स्पेस में, आप हमेशा परिधि पर खड़े रहते हैं, आप ना अंदर होते हैं ना बाहर होते हैं, आपको बस चीज़ों को देखना होता है, तो आपको किसी भी जगह से आपकी नाभि जुड़ नहीं पाती है बहुत ज़्यादा। इस लिहाज से मैं ये जो
मैं इस बात से बहुत एक तो प्रभावित हूँ कि उन्होंने जो विस्थापन का इतना बड़ा घाव है, जो आज भी एक इतना बड़ा मुद्दा है, जिसको हमने कोरोना के दौर में देखा कि लोग किस तरीके से होर्ड्स में वापस जा रहे थे, जो माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि हम पूरे भारत का विकास नहीं कर पाए, हर जगह पे हम अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप नहीं कर पाए। रोज़गार की तो लोगों को अक्सर रोज़गार के सिलसिले में और दूसरी वजहों से भी जाना पड़ता है, वो माइग्रेशन है। और ये तो जो है वो फोर्स्ड, ये तो विस्थापन है, ये अलग मुद्दा है। मगर मैं कह रही हूँ कि अपरूट जो होना है, लोगों का अपरूट होना है, अपनी जड़ों से उखड़ना है, वो अलग अलग प्रकारों से आज भी जारी है देश में। उसके और विभत्स स्वरूप हम देख रहे हैं भारत में। तो उन चीज़ों पर 83 में ध्यान देना और इतनी मार्मिकता से उसको लिखना, जिन चीज़ों को कोई भी एडिटर या कोई भी संपादक ऐसा कहकर कह सकता है कि ये तो बहुत सालों से हो रहा है, घिसी पिटी चीज़ है, इस पर क्या लिखेंगे, इस पर क्या लिखना है, इस पर क्यों ध्यान देना है, उस पर एक नॉवलिस्ट होने के बावजूद निर्मल जी गए और उन्होंने इतना उज्जवल टेक्स्ट लिखा जो कि आपके अंदर एम्पैथी बहुत जनरेट करेगा। और सिर्फ एम्पैथी नहीं जनरेट करते, वो सवाल भी करते हैं, बहुत सवाल करते हैं। और जब मैं एम्पैथी की बात करती हूँ कि करुणा वो कैसे जनरेट करते हैं, तो आखिरी आखिरी टुकड़ा इस निबंध का जिस पर बात करूँगी, तो हम इस निबंध के अंत को देखेंगे। इस निबंध का अंत जब मैं आपको सुनाऊंगी, तो मतलब ये मेरे लिए, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो दिल दहलाने वाला था, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब सतह पर आप देखेंगे तो हम जिस तरीके से बड़े हुए हैं, इस अंत में कुछ लोगों के मरने की घटनाएं, एक ट्रक है जो पलट गया है, उसमें कुछ लोग हैं, तो वो जो बहुत हार्ड कोर, जब हार्डन्ड हो जाते हैं, जो डेली बीट के रिपोर्टर्स हैं, मैंने हालांकि वैसे कभी काम नहीं किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जिनको करना पड़ता है, तो उनके लिए वो 5 मरे 4 घायल इस किस्म की जो है वो खबरें होती हैं। मगर उस एक एक संदर्भ, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है सिंगरौली में, जहाँ पर कुछ लोगों की डेथ होती है एक एक्सीडेंट में, उसको निर्मल जी किस तरीके से लिखते हैं। और वो इतनी पावरफुल राइटिंग है, वो जिस तरीके से सिंगरौली के उस पूरे लैंडस्केप और वहाँ पर जो वातावरण के लिहाज से लॉस हो रहा है, जो लोगों को मजबूरन विस्थापित होना पड़ा, अपने घर छोड़ने पड़े, जिस तरीके से पावर प्लांट से जो नुकसान हुए हैं वहाँ पर लोगों को, उस पूरे की पूरी पीड़ा को आपके अंदर, आपको एकदम, मतलब वो आपके पोर पोर में भर देता है। ये एक्सेप्शनल एंड है। ये पढ़ना चाहिए सबको, जो लोग लिखना चाहते हैं, पत्रकारिता के छात्रों को, और जो ऐसे मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं भी पढ़ती हूँ सीखने के लिए ये। और उसके अलावा भी अगर आप ये अंत आपको ज़्यादा, मैं अंत पढ़ती हूँ, ये मानवीय बनाएगा आपको बहुत। तो मैं आपको एक एक पैराग्राफ, इसके बाद हम इस ऐसे को ख़त्म करेंगे, ये पढ़कर मैं सुनाती हूँ। मरी हुई देह। मुझे अचानक सुबह की घटना याद हो आई, और तब लगा मृत्यु के भी अनेक चेहरे होते हैं, कुछ पत्थर में मड़े हुए साफ और चिकने, कुछ सड़क के किनारे धूल में लिथड़े हुए, बदहवास चीखों के बीच सुन्न और हैरान। हम सुबह बीना से मोटरसाइकिल पर रेणु सागर देखने जा रहे थे। अचानक देखा रास्ते पर एक ट्रक उल्टी पड़ी है, और नीचे मैदान में 12-13 घायल मजदूर औरतें अलग अलग मुद्राओं में लेटी हैं, बैठी हैं, कराह रही हैं, रो रही हैं। आसपास कुछ दर्शक घेरा बनाकर खड़े थे, जिनमें पुलिस का एक सिपाही भी था, किंतु सब निश्चल और चुप थे। मोटरसाइकिल से उतरकर हम ट्रक के पास आए। पूछने पर पता चला कि ट्रक इन औरतों को कोयला खदानों और कारखानों में काम के लिए ले जा रहा था। ड्राइवर अक्सर बहुत तेजी में ट्रक चलाते हैं, ताकि कम से कम फेरियों में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को ले जाया जा सके। आश्चर्य था कि इस दुर्घटना में ड्राइवर को कोई चोट नहीं पहुंची, वरना वो इतनी जल्दी लापता कैसे हो जाता। औरतों की हालत दयनीय थी। पता नहीं किसको कितनी चोट पहुंची थी। ट्रक उलटते ही पीछे बैठी औरतें एक साथ नीचे आ गिरी थी। हाथ पैरों पर खून के थप्पड़ धूप में चमक रहे थे। किंतु जैसा हमारे देश में होता है, न पुलिस के सिपाही न किसी दर्शक के दिमाग में यह ख्याल आया कि इन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की जाए। सौभाग्य से मालवीय जी हमारे साथ थे। उन्होंने एक ट्रक को जबरदस्ती रुकवाया, और फिर हमने उन अधलेटी अध बैठी कराहती औरतों को उठाकर किसी तरह ट्रक में डाला। मैंने देखा कि दर्शक, जो अब तक तटस्थ मुद्रा में खड़े थे, हमारा हाथ बटा रहे थे। और तब मैंने सोचा कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति खुद अगुवाई करने से कतराता है, किंतु जब कोई आदमी हिम्मत बटोरकर पहल करता है, तो बाकी लोग अपनी उदासीनता को छोड़कर उसकी मदद करने में आगा पीछे नहीं देखते। ट्रक को अस्पताल पहुंचाया गया, किंतु इस बीच पीछे रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई थी।
ट्रक के पिछवाड़े का दरवाज़ा गिराया गया। गुड़मुड़ पोटलियों की तरह आपस में सिमटी सिसकती औरतों को गोद में लेकर नीचे उतारा गया, सिवाय एक औरत के, जो कोने में शांत पड़ी थी। मैंने प्रश्न भरी निगाह से युवक को देखा, जो ट्रक पर खड़ा था। इसे नहीं उतारोगे? उसने चुपचाप से रहला दिया। कोई ज़रूरत नहीं, यह तो बीच में ही ख़त्म हो गई। बहुत देर बाद जब हम बहुत देर बाद जब हम बस में रेणुकूट जा रहे थे, इसी युवक ने मुझसे पूछा, आपको कैसा महसूस हुआ होगा? मैं कुछ समझा नहीं। उसने धीरे से कहा, आपने जिस बुढ़िया को ट्रक में चढ़ाया था, वही नहीं रही। शायद आप आखिरी आदमी थे जिसने उसे छुआ था। सिंगरौली में वह हमारी आखिरी शाम थी। उस रात रेणुकूट के स्टेशन पर हमने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन की खिड़की से मैं देर तक अंधेरे में विंध्याचल की धुंधलती पहाड़ियों को सरकता हुआ देखता रहा। और तब उस रात अपनी बर्थ पर ऊँघते हुए अचानक मुझे कुप्रीन की कहानी मुलोक याद हो आई, जिसका अनुवाद मैंने मुद्दत पहले किया था। मुझे याद आया, मुलोक शब्द का हिंदी पर्याय मिलने में मुझे कितनी मुश्किल हुई थी। दैत्य, दानव, बलि देवता, कोई ऐसी अति मानवीय शक्ति जो धीरे धीरे अपने शिकंजे में समूची चराचर सृष्टि को दबोच लेती है, हर व्यक्ति की नियति को ग्रसित करती हुई काली लंबी छाया, जिससे कोई छुटकारा नहीं। मुझे लगा जिस शब्द का अर्थ मुझे बरसों पहले शब्दकोश में नहीं मिला था, उसका चेहरा मैंने सिंगरौली में देख लिया था। किंतु इस चेहरे के पीछे एक फोटोग्राफ भी है, जो मैं अपने साथ लाया हूँ। अमझर की एक दोपहर पानी से भरे धान के खेत के बीचों बीच अपने मित्र के कंधों पर बैठा हूँ। सर पर चटाई का बना हैट पहन रखा है, और मेरे साथ काली साफ सुंदर आदिवासी लड़कियां भी खड़ी हैं, पानी में घुटनों तक डूबी हुई। उन्होंने भी हैट पहन रखा है, और वो मुझे देखकर खिलखिलाते हुए हंस रही हैं। तो ये ऐसे यहाँ पर ख़त्म होता है। दो चीज़ें हैं इसमें जो मैं अगले निबंध पर बढ़ने से पहले पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। उन्होंने जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, इंसानी जीवन का जो हास है, जिस तरीके से लोगों की जो वेदना है, उनका जो कष्ट है, उसको इतनी गहराई से उकेरा है, बिना बिना बहुत ओवर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट शब्दों का प्रयोग किए हुए। और उसके साथ ही लेकिन जब वो ख़त्म करते हैं निबंध को, बीच में जब मोलोक का रेफरेंस आता है, तब तब पीक पर होती है उनकी पीड़ा, उनका कष्ट सिंगरौली को लेकर क्लाइमेक्स पर होता है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, जब वो मोलोक का जिक्र करते हैं। मगर जब वो अंत करते हैं निबंध का, तो वो अंत के लिए उम्मीद को चुनते हैं। और जब वो उम्मीद को चुनते हैं निबंध के अंत के लिए, तब वो 21वीं सदी के जितने घाव हैं, जो विस्थापन के घाव हैं, उन पर मलहम रखते हैं, मलहम लगाते हैं। और अंत में इस सारे लेखन का जो मकसद है कि हम पढ़ने वाले की संवेदना को जगा पाएँ, उसको हम एक सहृदयता की जो भावना है, जो करुणा है अपने दूसरे देशवासियों के लिए, वो उसके अंदर जगा पाएँ। तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली होता है। इस तरीके से होता है कि आप मतलब आपके स्किन में घुस जाती हैं वो चीज़ें, और आप अगर आप ज़रा भी हसास हैं, ज़रा भी संवेदना है, तो आप पूरे सिंगरौली की वेदना को इन शब्दों में महसूस कर सकते हैं। और मैं क्योंकि रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत लिखती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने कितना कष्ट झेल कर लिखा होगा, मगर मुझे ये ज़रूर इसका हल्का सा अंदाज़ा है अपने अनुभव के आधार पर कि इस तरह का टेक्स्ट जनरेट करने में बहुत मरना पड़ता है रिपोर्टर को, लेखक को। अ, बहुत कष्ट के बाद आप उस कष्ट को इस तरीके से कागज़ पर प्रोड्यूस कर पाते हैं कि पढ़ने वाला भी ना ही सिर्फ उस कष्ट को महसूस करे, बल्कि उम्मीद को भी महसूस करे, और उसके अंदर सहृदयता आ पाए। सहृदयता जो कि अच्छी राइटिंग का बहुत की एलिमेंट है, और वो बहुत ये लोग फिक्शन में बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और निर्मल जी इसको अपने नॉन फिक्शन में भी उतने पावरफुली करते हैं। तो ये थी सिंगरौली की बात। अब मैं अपने प्रिय सिंगरौली, तो मुझे बहुत प्रिय सिंगरौली का जो निबंध है, उससे भी ज़्यादा प्रिय लेकिन मुझे सुलगती टहनी है, क्योंकि सुलगती टहनी पर अब हम बात करते हैं। सुलगती टहनी पर आ गए हम। तो ये दूसरा ऐसे है जिसको मैंने आज की बातचीत के लिए तैयार किया था। सुलगती टहनी मेरे
शायद निर्मल जी के सबसे प्रिय टेक्स्ट्स में से है। ये बहुत ही मेडिटेटिव टेक्स्ट है और इसका इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा परिभाषाओं को तोड़ता हुआ टेक्स्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा। मतलब जो हर फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिलॉसफी, रिपोर्टेज और सभी चीज़ों को तोड़कर कुछ नया बना दे, एक नई ज़मीन आविष्कार, उसका आविष्कार करे, उस तरह का ये टेक्स्ट है। और इसने मुझे कई बार इतनी रोशनी दी है, इतने मुश्किल तकलीफ़ के लम्हों में, जब मैं बहुत ज़्यादा किसी बहुत उदाहरण के लिए किसी राइट को कवर करते हुए, या किसी बहुत, मैं इसको तब भी पढ़ रही थी जब मैं इंसेफेलाइटिस कवर कर रही थी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, जब 2 साल पहले, शायद 2019 में, पिछले साल ही अभी चमकी बुखार का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था, कई बच्चे मारे गए थे। उस वक्त भी मैं दिन भर रिपोर्टिंग के बाद रात में सोने से पहले इसके कुछ पन्ने पढ़ती थी। और भी जेंडर रिपोर्टिंग में जब मैंने रेप्स को कवर किया, या फिर जब मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग कवर करी बहुत ज़्यादा देश के दूर दराज हिस्सों में, कभी आसाम के किसी छोटे से गाँव में पड़े हुए, बहुत सारी दुखती, बहुत ज़ख्मी चीज़ों को दिन भर उनको विटनेस करने के बाद शाम को जब मुझे लगता था कि मैं जी नहीं पाऊँगी, अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, तो उन लम्हों में इस निबंध ने बहुत मदद करी। मेरे तो निजी भी बहुत घावों पर मलहम रखा है। ये बहुत स्पेशल टेक्स्ट है, मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए, और इसकी हर रीडिंग में आपको इसके नए इंटरप्रिटेशंस समझ में आते हैं। और निर्मल जी अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में, अपनी पूरी ब्यूटी में, अपने पूरी शक्ति में, और अपनी पूरी ताकत में, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कई बार वो दिखाई देते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लगता है मुझे। मुझे लगता है ये मेरी निजी रीडिंग है, मैं पूरी तरह गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ये ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये उनके सबसे अच्छे फिक्शन को भी टक्कर दे सकता है। 19 नहीं पड़ेगा किसी पर, क्योंकि ये इतना मेडिटेटिव है अपने स्वभाव में, और इतने बड़े सवालों पर बात करता है, छोटे छोटे इश्यूज को उठाते हुए। तो जैसे उसकी छोटी सी, मैं इसमें कुछ मैंने हिस्से निकाले हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, और कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ। मगर मैं पहले तो शुरू में बस एक ओपनिंग लाइन जो है, ये ओपनिंग लाइन ही आपको, जो दूसरी पंक्ति की, आंखें खुलती हैं तो ढेर सारा अंधेरा गटागट पीने लगती हैं, जैसे मुंह की प्यास आंखें बुझा रही हूँ। याद आता है मेरे नीचे मेरा स्लीपिंग बैग है, मेरी यात्राओं और यातनाओं को ढोता हुआ। जो पहली पंक्ति है अंधेरे के बारे में, आंखें खुलती हैं तो ढेर सारा अंधेरा गटागट पीने लगती हैं, जैसे मुंह की प्यास आंखें बुझा रही हूँ। तो यहीं पर जब हम शुरू करते हैं, जब हम एंटर करते हैं ऐसे में, तो निर्मल बता देते हैं कि वो ये कोई आम रिपोर्टेज का पीस नहीं है जिसको आप किसी मैगजीन में, ये दिनमान के लिए लिखा था शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जो मुझे बताया गया है, मुझे तो बताया गया, जो मेरे बड़ों ने मुझे बताया, उसके हिसाब से ये पहले दिनमान में प्रकाशित हुआ था। और उसी के लिए लिखा था इन्होंने, सीरीज में कुछ किश्तों में प्रकाशित हुआ था शायद। तो जब मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आज किसी मैगजीन में या किसी पत्र पत्रिका में इस तरह का टेक्स्ट प्रकाशित होगा, और लोग उसको लेकर मतलब एडिटर्स और लिखने वाले और पढ़ने वाले उसको लेकर उत्साहित होंगे। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मल्टी डायमेंशनल टेक्स्ट है। तो मैं इसमें जिस हिस्से पर बात करना चाह रही थी वो ये था कि हम शुरू कर रहे हैं अभी, बस ऐसे भी, मैं ये बहुत प्रिय टेक्स्ट है, थोड़ा सा आगे इस पर बात करूंगी, लेकिन शुरू में जो 2 इंपॉर्टेंट मेटाफर्स में बात करना चाह रही थी, कि अब आप ये सोचिए कि बात हो रही है कुंभ पर। निर्मल है कुंभ में, जो कि सबसे ज़्यादा शोर शराबे की जगह, अगर उस वक्त जब कुंभ चलता है, हम सब जानते हैं कुंभ कितनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, कितना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होता है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब कुंभ चल रहा होता है तो पूरी पृथ्वी पर उस लम्हे में, उस दिन, उन शामों को सबसे ज़्यादा इंसान अगर एक साथ कहीं इकट्ठा होते हैं तो वो उसी डॉट पर होते हैं, इलाहाबाद के, पृथ्वी के उस जोग्राफिकल डॉट पर जहाँ पर उस समय वो कुंभ चल रहा होता है। तो उस ऐसी लोकेशन से वो लिख रहे हैं, ऐसे सिचुएशन के बारे में वो लिख रहे हैं, और जो 2 इम्पॉर्टेंट मेटाफर्स वो शुरू के 2 पन्नों में इस्तेमाल करते हैं, वो खामोशी है और खालीपन है, इम्पटीनेस। खामोशी और खालीपन, मतलब ये
मुझे बहुत शॉकिंग भी लगा और मुझे लगा कि ये सिर्फ निर्मल कर सकते थे। एक दो छोटे छोटे पैराग्राफ से आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बता रही हूँ कि कितनी अलग टेक्निक्स राइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो जो यूज़ करी इस्तेमाल करी निर्मल ने, जो कि आमतौर पे हम कभी सोचते भी नहीं है, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। हम पहली चीज़ अगर लिखेंगे तो हम शोर के बारे में लिखेंगे, जो हमें ओवर्टली दिखाई दे रहा है। मगर ये कमाल की बात है कि इतनी शोर शराबे की जगह से जब कोई रिपोर्टाज फाइल करी जाती है तो पहले दो पन्नों में दो बड़े स्वर खालीपन और खामोशी के हैं। मैं आपको टेक्स्ट में बताती हूँ कैसे हैं। इम्पिटीनेस दे दूसरे पन्ने पर ही है। मैं इस मेले में खाली होकर आया था, सब कुछ पीछे छोड़ आया था। तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कला, जीवन का एस्थेटिक सौंदर्य। मैं अपना दुख और गुस्सा और शर्म और पछतावा और लांछना, प्रेम और लगाव और स्मृतियां भी छोड़ आया था। मैं बिल्कुल खाली होकर आया था, खाली और चुप, क्योंकि शब्द बहुत पहले ही किसी काम के नहीं रहे। शब्द बहुत पहले ही किसी काम के नहीं रहे। चुप और अदृश्य। मैं अथाह भीड़ में अपने को अदृश्य पाना चाहता था। और खामोशी के कॉन्टेक्स्ट में आगे कहते हैं, सीधी सड़क गंगा की ओर जाती है, दाई पगडंडी नुमा रेखा संगम की ओर। उनके शब्द गाते हुए भजनों के कुछ पद, उनकी थकी हुई आहें, ये भक्तों और यात्रियों के बारे में कह रहे हैं, उनकी थकी हुई आहें, उच्छ्वास, छिटपुट बातें कानों में पड़ जाती हैं। लगता है अंधेरे में मैं उनका चेहरा मोहरा वेशभूषा न भी देख सकूं तो भी सिर्फ शब्दों के उच्चारण, बातचीत के लहजे से पता लगा सकता हूँ कि कौन मध्य प्रदेश से आया है, कौन बिहार से, कौन राजस्थान से। अब आगे सुनिए। किंतु ऐसे भी शब्द हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता, जो अंधेरे से निकलकर अंधेरे में लोप हो जाते हैं, अपने पीछे खामोशी का एक दायरा छोड़ जाते हैं। मेरा संबंध इसी खामोशी से रहा है, चेहरों के पीछे, कविता की लाइनों के बीच, अपने भीतर और कुंभ के मैदान में। तो आपके लिए दिस इज निर्मल फॉर यू। जब कुंभ का अपना सबसे रिमार्केबल ऐसे शुरू कर रहे हैं, उसके दो पन्नों पर दुनिया की ऐसी लोकेशन से लिखते हुए जहाँ पर उस वक्त में सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा शोर है, सबसे ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने खामोशी और खालीपन के मेटाफर्स को चुना और उसको ढूंढ भी लिया और उसको फिक्शन में नहीं, नॉन फिक्शन में लिख भी लिया। तो ये उनकी ताकत है राइटिंग की, और जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी करती है और सीखती भी बहुत हूँ मैं उससे। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं बस कुछ हिस्से इसके पढ़ूंगी। आगे मैंने इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए, मगर उसमें जाने से पहले एक छोटा सा एक सेक्शन में उसको पढ़ने का लालच नहीं छोड़ पा रही हूँ। एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसमें मतलब शब्दों का प्ले देखिए, वो बहुत बहुत मज़े का हिस्सा बन जाता है। वो कि ये बात कर रहे हैं पंडाल में जाकर, तो उन्होंने किसी ने इनसे पूछा है कि और ये सवालों के जवाब दे रहे हैं, कोई कष्ट तो नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि कुछ देर बाद मैं आपको एक छोटा सा अंश उसका पढ़ के सुनाती हूँ। अब सोचता हूँ तो उनका संपन्न सौम्य चेहरा और विचित्र सी हंसी याद आती है। एक ऊंचे तख्त पर बैठे थे हम, कोई 10-15 लोग होंगे, कोई औपचारिक प्रवचन नहीं, न भाषण न उपदेश, इसलिए सब उनसे सहज भाव से बातचीत कर लेते थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे देखा, दो चार उड़ते उड़ते प्रश्न पूछे, कहाँ कहाँ घूमे, कितने दिन घूम आया, कितने दिन रहूंगा, कोई कष्ट तो नहीं है। मैंने सबके उत्तर दे दिए, मैं सब उत्तर देता गया, किंतु अंतिम प्रश्न पर अटक गया। कष्ट से उनका क्या मतलब था? कुंभ मेले में रहने की कोई असुविधा या जिंदगी जिंदगी में पड़ी कोई तकलीफ? इस तरह से छोटे छोटे डिटेल्स में बहुत ही डीप फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस आते हैं। अब मैं इस ऐसे के उस हिस्से पर आती हूँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जो इस ऐसे कि मेरे हिसाब से, हालांकि इसके बहुत सारे फोकल पॉइंट्स हैं, बहुत कम ऐसे टेक्स्ट हम पढ़ पाते हैं, बहुत कम। कई बार लेखकों के लिए यही बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो एक टेक्स्ट में एक फोकल पॉइंट जनरेट कर सकें। एक फोकल पॉइंट भी हम कई बार जनरेट नहीं कर पाते हैं इस तरीके से कि हम उसके साथ न्याय कर सकें। लेकिन इस टेक्स्ट में जो सुलगती टहनी है, इसमें कई सारे मुझे फोकल पॉइंट्स लगते हैं। मतलब मैं इसके 3-4 न्यूक्लियस तो आराम से ढूंढ सकती हूँ कि ये एक केंद्र है, ये एक केंद्र है। मतलब
वो 4 हिस्से अपने आप में इतने वज़नी हैं और इतने संपूर्ण हैं कि वो अलग-अलग न्यूक्लियस की तरह स्टैंड कर सकते हैं। तो वैसा ही एक एक इसका बड़ा सेंट्रल हिस्सा है जो मुझे बहुत प्रिय है। वो एक श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है निर्मल जी की कुंभ के मेले में। बहुत दुर्लभ कॉन्वर्सेशन है, बहुत मज़े का है, बहुत सिखाने वाला है और मुझे कई बार बहुत गहरे एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस में इस टेक्स्ट से बहुत मदद मिली और लिखा भी बहुत सुंदर तरीके से गया है। ये इस टेक्स्ट का की जान जैसा है मेरे लिए, मतलब एज अ रीडर सबके लिए इसकी मल्टीपल रीडिंग संभव है किसी भी अच्छे टेक्स्ट की तरह। इस टेक्स्ट की भी मल्टीपल रीडिंग संभव है, मगर जो मेरी रीडिंग है उसमें मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। श्रीनिवास एक अनजान इंसान है जिनसे पहली बार निर्मल जी मिल रहे हैं। अब इससे जो बातचीत है, अब आप उसको खुद ये सुनकर जोड़ें कि आप इसको फिक्शन में लेंगे या आप इसे नॉन फिक्शन में रखेंगे, आप इसको उपन्यास में रखेंगे या आप इसको खुद को मरने से कैसे बचाएं जैसी कोई अगर आप किताब अगर आप पढ़ना चाहें या तो उसमें रखेंगे, या मैं तो कई बार सोचती हूँ कि ये इतना अच्छा टेक्स्ट है कि मैं आखिरी अगर मुझे कुछ कुछ टेक्स्ट पढ़ने हो, मेरा अगर समय ख़त्म हो रहा हो दुनिया में, तो मैं ज़रूर इस पे एक बार नज़र मारना चाहूँगी, मतलब इसको पढ़ना चाहूँगी। तो वो कॉन्वर्जेसन है, श्रीनिवास इनसे सिगरेट मांगते हैं और फिर बहुत सुंदर कॉन्वर्जेसन है इसमें, गहरा मल्टी लेयर। तो कहते हैं आपके पास सिगरेट है। मैं हल्के से चौंक गया। एक व्यक्ति मेरे बगल में बैठा था। पहले सोचा कोई भिखारी है जो शाम के समय पुलिस की आंख बचाकर अकेले यात्रियों से कुछ न कुछ झाड़ लेता है, लेकिन सिगरेट देते हुए उनका चेहरा पास से दिखाई दिया। गलती पता चलते देर न लगी। वह कोट पतलून पहने हुए थे, गले में ऊनी मफलर था। मध्यवर्गीय परिवार के कोई अधेड़ सज्जन जान नहीं पड़ते थे। आदमी बड़ी 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 चीजें छोड़ देता है, लेकिन छोटी मोटी आदतें चिपकी रहती हैं। वह सिगरेट सुलगाकर हंसने लगे। देखिए, 3 दिनों से हाथ नहीं लगाया था। अब आपको सिगरेट पीते देखकर अपने को रोक नहीं सका। यहीं प्रयाग में रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, कोटा से आया हूँ। इस मेले का बहुत दिनों से इंतजार था। इंतजार कैसा? बस वैसे ही। बहुत बहुत वर्षों से घर छोड़ने का विचार आता था, लेकिन हिम्मत नहीं बटोर पाता था। कुछ दिन पहले एकाएक फैसला कर लिया, कुंभ नहाने जाऊंगा और वापस घर नहीं लौटूंगा। मैं विचलित सा हो गया। डूबती रोशनी, रेत, गंगा, क्या आदमी दुनिया में रहकर दुनिया को छोड़ सकता है? घर में बताकर आए हैं कि आप घर नहीं लौटेंगे? मैंने पूछा। नहीं। वह धीरे से मुस्कुराए। वे सब यही समझते हैं कि मैं कुंभ नहाने के बाद लौट आऊंगा। कुछ दिन मेरा इंतजार करेंगे, फिर आदी हो जाएंगे। कुछ देर हम दोनों चुप बैठे रहे। गंगा की बहती आवाज में सब कुछ बहता जान पड़ता। ख्याल आया, इस मेले में रोज हजारों तीर्थ यात्री दिखाई देते हैं, किंतु हर व्यक्ति का अपना अतीत और इतिहास है। न जाने वे यहाँ कौन सी पीड़ा छोड़ने आए हैं, किस पाप और अभिशाप से मुक्ति पाने की छटपटाहट उनके भीतर है, यह हम में से कोई नहीं जान पाएगा। यह सिर्फ संगम की एक खिड़की है जिसके पीछे हम सब कन्फेस करते हैं। दो दो नदियां उस रहस्य को अपने पल्लों में हमेशा के लिए बंद करके आगे बह जाती हैं, और हम खाली और मुक्त और हल्के होकर लौट आते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो कुंभ यात्रा में आखिर तक अमृत की खोज में चलते रहेंगे। वे अपने घर कभी नहीं लौटेंगे। आप क्या करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। मैं एक क्षण हिचकिचाया। अपने को लेखक कहने से घबराता आया हूँ, हमेशा अपने को रिपोर्टर कहना चाहता हूँ, अपने को वही समझता भी हूँ। अब क्या रिपोर्ट करेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं उन्हें सरदार साहब के बारे में बताता हूँ जिन्हें अचानक आधी रात के समय मिला था। क्या ऐसा संभव है कि कोई अजनबी आदमी आपको जानता है और आप उससे पहली बार मिल रहे हूँ? मैंने पूछा। श्रीनिवास, यही उनका नाम था। एक क्षण सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, संभव है बहुत पहले कभी आपको देखा हो। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि बरसों बाद सन्यास के वेश में क्या मेरी पत्नी या पुत्र मुझे पहचान पाएंगे। क्या आपने सचमुच सन्यास लेने का फैसला फैसला कर लिया है? मैंने कहा। सन्यास बड़ी चीज़ है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और उठकर खड़े हो गए। लेकिन घर छोड़ने का फैसला तो ज़रूर ले लिया है। मैं नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उनकी ओर देखा।
जैसे उनके शब्दों को मुट्ठी में भींच कर विश्वास करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा क्षण है जिसके परे आदमी नए सिरे से जी सकता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी, स्मृतियों, गलतियों और पछतावों की गंगा के किनारे पछतावों को गंगा के किनारे रेत में दबाकर कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी दोबारा शुरू कर सकता है। लेकिन फिर कोई गारंटी है कि वह वही गलतियाँ, वही अपराध और वही पाप नहीं करेगा जो उसे आज यहाँ घसीट लाए हैं? क्या मनुष्य एक ज़िंदगी में रफ़ और फ़ेर मसौदे रख सकता है? अब मुझे हमेशा से लगता रहा है कि जो 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है, चाहे आप इसे बुद्ध के सेरेमन्स में भी देखें या आप कहीं भी, मेरा जो मुझे जिस लिटरेचर ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपील किया है और जो मैं लिखने की आकांक्षा भी रखती हूँ, जिसकी कोशिश भी करूँगी, वो 2 लोगों के बीच का संवाद है। अक्सर मुझे लगता है कि 2 लोगों के बीच के संवाद में आपको इतनी जगह मिल जाती है, इतना प्ले कर सकते हैं आप और ऐसी चीज़ें आ सकती हैं उसमें सब कुछ संभव है, मैजिकल स्पेस है वो, मगर वो फ़िक्शन में है। ये नॉन फिक्शन में हो रहा है और क्योंकि वो लैंडस्केप ऐसा है, आप कुंभ में हैं और आपको अचानक एक ऐसा पात्र मिल जाता है जो जो बिल्कुल आपके जैसा है, मतलब एक मध्यवर्गीय परिवार का लगता हो एक आदमी जो आपसे सिगरेट मांग रहा है और आपसे कह रहा है कि वो घर वापस नहीं जाएगा, मतलब वो शायद वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जो मैं और शायद हम सब कई बार करने का सोचते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाते वो करने की, जो श्रीनिवास उसमें कर रहे हैं। अब श्रीनिवास एक इस नॉन फिक्शन टेक्स्ट का एक कैरेक्टर है, पर मेरे मेरे जीवन के सबसे प्रिय और मिथकीय किरदारों में श्रीनिवास हैं। और ये जो उन दोनों के बीच का वार्तालाप है, जिसका आगे का एक पैराग्राफ और बहुत ज़्यादा मार्मिक है, जहाँ पर ये ख़त्म होता है, जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पर कृष्ण का संदर्भ आता है, वो इस हाइट पे पहुँचता है कि वहाँ पर वो सारी जिन सीमाओं को मैं तोड़ने की बात कर रही थी, वो सब कुछ फिलॉसफी, मेडिटेशन, फिक्शन, नॉन फिक्शन को तोड़कर कुछ नया जनरेट होता है। आगे निर्मल उनसे सवाल पूछते हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा। अभी कुछ भी नहीं सोचा है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं शरण मिल ही जाएगी। उनके स्वर में एक अजीब सी उदासी उभर आई, जैसे शाम की इस बेला में अचानक उन्हें अपना घर याद आ गया हो। उनके जाने के बाद मैं देर तक भटकता रहा, बार बार टीएस एलियट की एक पंक्ति दिमाग में घूम रही थी। क्या कृष्ण का यही मतलब था? मैं अंधेरे में चलता हुआ सोचता हूँ, कृष्ण ने क्या कहा था? जब कोई अपनी घर गृहस्थी छोड़कर चला जाता है तो उसे किसी मदद या मतलब की ज़रूरत नहीं। वह अपने अंधेरे में चलता है, कैंसर के मरीज को अस्पताल में छोड़कर जब हम बाहर आ जाते हैं, खुले निर्मम करुणाहीन आकाश तले, तब वहाँ भी तुम मदद के बाहर हो। शायद मदद की सीमा के बाहर ही ईश्वर की सीमा है, लेकिन वह उतना ही निस्सहाय है जितना कि तुम। दोनों ही एक दूसरे के सामने अकेले हैं। ईश्वर को निस्सहाय पाकर भी उसमें विश्वास करना, क्या कृष्ण का यही मतलब था? तो ये मेरे लिए इस ऐसे का पीक है। अ, ये एक ऐसा मेडिटेटिव पैराग्राफ है जिसमें आप बहुत सारे अर्थ ढूंढ सकते हैं। इसको मैंने बहुत टूटे हुए दिल से भी पढ़ा, जब प्यार में तकलीफ में भी पढ़ा। मैंने इसको हर तरह की वेदना के समय पढ़ा। मैंने इसको रिपोर्टिंग के दौरान पढ़ा, मानवीय वेदना का सामना करते हुए पढ़ा, जब कई बार मुझे लगता था कि हम सह नहीं पा रहे हैं और हम सब कहीं ना कहीं श्रीनिवास हो जाना चाहते हैं। तो फिर हम इन इन सवालों के ऊपर आते हैं कि और हम इन सवालों के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे ज़ख्मों को समझने में हमारी मदद कर रहा है, सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। पर अच्छा साहित्य, जैसा निर्मल जी ने भी कहा, आपकी प्यास बढ़ाता है, वो आपकी आपकी प्यास का बोध कराता है, वो आपको पानी नहीं देता है। इसी इसी किताब में इन्होंने लिखा है कहीं। और जो मदद के बाहर वाला जो रेफरेंस है, एक मेरा बड़ा प्रिय उपन्यास है निर्मल जी का, एक चीथड़ा सुख, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पात्र आता है नित्ती भैया। तो नित्ती भैया को भी वो जिस सिचुएशन में है एक चीथड़ा सुख में, उसको भी उन्होंने टेक्स्ट में मदद के बाहर बताया है। तो जो मदद के बाहर होने का जो मेटाफर है, ये मेरे को इतना आकर्षित करता है, मुझे इतना ज़रूरी लगता है। मुझे लगता है शायद हम सब अपनी ज़िंदगियों में ऐसे मौक़ों पर ऐसे ऐसे दिनों को जीते हैं जब हम मदद के बाहर होते हैं, जब
चाहकर भी जो लोग हमसे प्रेम करते हैं वो हमें हमारी नियति से बचा नहीं सकते और हमें हमारे दुखों से बचा नहीं सकते। तो उन लम्हों में मदद के बाहर हम कैसे और उस चीज़ को हम कैसे सर्वाइव करेंगे, उसमें भी हमारी ये टेक्स्ट बहुत मदद करता है। तो कहीं कहीं इतने फंडामेंटल क्वेश्चंस उठा देते हैं। एक ही लाइन में पैराग्राफ शुरू होते ही आगे जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो कुंभ पर लिखने की बहुत चुनौतियां हैं। मैं इसको इसलिए इन फंडामेंटल क्वेश्चंस को इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि कुंभ पर लिखना किसी भी आप एक ऐसे लेखक को भी, जैसे मैं भारत में पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई, यहाँ मैंने जीवन भर रिपोर्टिंग करी, इसको इतना लोगों के साथ इतना संवाद करने की कोशिश करी और मुझे मुझे भी लगता है कि मुझे भारत का भी 0.0001% भी शायद समझ नहीं आता है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड देश है और इतनी सारे यहाँ हर 5 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, पानी चेंज होता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। तो और उसके सबसे कॉम्प्लेक्स इवेंट के ऊपर आपको लिखना है, उसकी बहुत चुनौतियां हो सकती हैं। मगर एक पैराग्राफ शुरू करते हुए निर्मल ऐसा सेंटेंस देते हैं, यदि तृष्णा से मेरा इतना लगाव है तो त्याग के प्रति इतना मोह क्यों? यदि तृष्णा से मेरा इतना लगाव है तो त्याग के प्रति इतना मोह क्यों? शायद इसी विडंबना को झेलने के लिए मैं कुंभ में आया हूँ, किंतु आधी रात के सन्नाटे में लगता है कि मैं कुछ भी नहीं झेल पाया हूँ। मैं वही हूँ जहाँ पहले था, जहाँ से चलकर आया था। तो ये जो सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच है, सेल्फ क्वेश्चनिंग अप्रोच है, जो एक ऐसा हथियार है किसी भी राइटर के हाथ में जिससे वो ट्रूथ तक, वो सच तक पहुंच सकता है, तो उसको निर्मल बार बार ऐसे में एम्प्लॉय करते हैं। एक नॉन फिक्शन का ऐसे है, एक बहुत ही फिलोसफिकल जगह पर वो है जिसके कई आयाम हो सकते हैं, पर उसे बार बार इस तरह के ऐसे से वो उसमें एम्प्लॉय करते हैं। मैं अब इस ऐसे का जो आखिरी का हिस्सा है वो आपके लिए एक आखिरी आखिरी टुकड़ा इसका पढ़ूंगी, इसके बाद हम दूसरी चीज पर जाएंगे। ये इतना पसंद था मुझे इसलिए मैंने इस पर ज्यादा समय दिया। यहाँ पर वो बात करते हैं जब ऐसे अपना खत्म कर रहे होते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर सुलगती टहनी, जो इसका ऐसे का शीर्षक है, उसका संदर्भ आता है। सुलगती टहनी को एक क्रॉस के मेटाफर में लिया है इन्होंने। तो बाद में जो विडंबना वाला पैराग्राफ है उसी से आगे बात बढ़ती है। वह पहली रात थी, इसके आगे टेक्स्ट चलता है, जब उन्होंने मुझे बुलाया था। झूसी के एक छप्पर तले वह अकेले आग ताप रहे थे। मैं पास आया तो तेज स्वर में दुत्कार दिया, जूते उतार कर आओ। मैं नंगे पांव उनके पास आकर बैठ गया। 25 से अधिक उम्र ना होगी, गौर वर्ण, पतली देह। फिर से संवाद होगा दो लोगों में। दाढ़ी के पहले बाल आग की लपटों में चमचमा रहे थे। झुकी हुई मूछें ऊपरी होठ को ढकती हुई नीचे की दाढ़ी पर आकर खो गई थी, बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह। एक बात कहूं, उन्होंने चिलम मुंह से हटाकर मेरी ओर देखा। तुम्हें कुछ लेकर आना चाहिए था। अब आप यहाँ मेटाफर्स देखिए। तुम्हें कुछ लेकर आना चाहिए था। मैं समझा नहीं और उनकी ओर देखता रहा। उन्होंने चिमटे से जलती लकड़ी की राख को रेदी, फिर एक लंबी सूखी डंडी को बाहर निकाला, आधी झुलसी हुई, आधी राख से भरी। ये देखते हो? हाँ। क्या है? एक लकड़ी, मैंने कहा। तुम्हें इस लकड़ी को अपने कंधे पर रखकर चलना चाहिए। एक क्षण भीतर उत्कंठ इच्छा हुई उसे ले लूं, जैसे यही एक सच है जिसका कोई मतलब निकलता है, किंतु उन्होंने मुझे झिझकते हुए देख लिया था। चिमटे से लकड़ी को दबाकर दोबारा आग में डाल दिया। मैं चला आया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं कतरा गया था। इन मौके पर किसी विराट चमत्कार से वंचित रह गया था। बहुत देर तक राख और लपटों के बीच उनका स्वर मेरे कानों में गूंजता रहा, जैसे बार बार मुझसे कह रहे हो, लो ये लकड़ी, पेड़ की एक शाख जिसे सलीब बनाकर जीसस अपने कंधे पर ढोते हुए गोलगोथा के टीले पर चढ़े थे। यह वही टहनी है, एक शाख राख और चिंगारियों में मनुष्य की शाश्वत वेदना में सुलगती हुई, जिस पर कृष्ण बैठे थे। पैर तीर से बिंधे थे, लहूलुहान, शत विशत, हवा में झूलती अनेक शाखाओं के बीच समूची गीता का मर्म खून के कतरों में बूंद बूंद टपक रहा था। शायद मेरे लिए कुंभ घटक में यही कुछ बूंदें बची थी। मैंने अंधेरे में चलते हुए सोचा कि इतनी दूर उन्हें उन्हें समेटने आया हूँ,
जैसे कोई अपनी मृत्यु के बाद स्वयं राख में अपनी अस्थियां समेटता हो। एक नास्तिक के लिए जो ना कर्म में विश्वास करता है, ना दूसरे जन्म में, मृत्यु के बाद सिर्फ शून्य के सत्य को मानता है, उसके लिए ईश्वर को सिर्फ इस राख, इन अस्थियों, खून की इन कष्ट भीगी बूंदों में ही ढूंढना होगा। यहाँ पर वो एक इस बात को भी क्लैरिफाई करते हैं कि जो पूरा अटेम्प्ट था लिखने का, ये जो पूरा निबंध, ये जो पूरी यात्रा थी उनकी, इसमें कहीं ना कहीं जो उनका एक सेंस ऑफ, जो उन्होंने लिखा है एक नास्तिक के तौर पर, एक नास्तिक के लिए, वो भी वो एक बहुत अलाइव सेंस की तरह, हर वक्त जब वो आस्था से इतने गहरे संवाद में थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये तत्व बहुत जागृत था कि उनका एक हिस्सा जिसको उन्होंने लिखा है ऐसे में, मैं उसके अकॉर्डिंग जानी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट इशूज हैं, कि वो नास्तिकता का जो भाव था वो भी उनके अंदर जीवित था। इसको आखिरी में जब वो एंड करते हैं, तब आपको ये लगेगा कि, मैं आखिरी का अगर इसका पैराग्राफ, आखिरी जब ये ऐसे एंड होता है, तब आपको ये लगेगा कि ये इस तरीके से अपने क्लाइमेक्स में आ रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड निबंध है और इसमें इतने सारे न्यूक्लियस हैं। जब इसको एंड करते हैं तो अपनी अपनी हर तरह की जो उनकी रोशनी है, वो उस एक आखिरी पैराग्राफ में पूरी तरीके से, मतलब अपने अपने पूरे फुल पावर में आती है, जब वो रिल्के को कोट करते हैं और एक तरीके से हमको बता भी देते हैं कि वो इस पूरी एक्सरसाइज का क्या अर्थ निकला। एक उच्छ्वास उठती है मेले मेले के मैदान पर, सिरसिराती हुई जैसे नीचे की रोशनियां और आकाश के बीच मेरी स्मृतियां बाहर निकली हूँ। रेत पर चलती हुई बंगाली लड़की, जमीन पर लेटते हुए डंडी महात्मा, सच्चे महाराज की अंधेरी झोपड़ी में टिमटिमाती लालटेन, जिसके नीचे मैं अपनी डायरी के नोट्स लिखता था। शायद अंत में स्मृति के ये अंक बचे रह जाते हैं, न धरती के, न ईश्वर के, किंतु दोनों को एक एपिक गाथा में बांधते हुए। मेरे लिए कुंभ मेला अपने में एक बहता अनलिखा महाकाव्य था। गरीबी, गौरव, सुख, यातना को एक कड़ी में पिरोता हुआ, बालू पर मनुष्य की भाग रेखा को अंकित करता, मिटता हुआ। रिल्के ने जिस देवदूत से ईर्ष्या की थी, क्या उसका प्रतिरूप इस दुनिया में लेखक नहीं है? एक रिपोर्टर, एक खबर देने वाला हरकारा, दो तरफा दूत, जो ईश्वर की खबर मनुष्य को और धरती का सौंदर्य कहीं दूर ईश्वर को देता रहता है। एक ऐसा ईश्वर जो शायद नहीं है, किंतु जिसे वह सुलगती लकड़ी की तरह कंधे पर रखकर चलता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस पर विश्वास करना चाहूँगा, इस विश्वास के सहारे जीना चाहूँगा। बहुत ही ओपन एंडेड तरीके से, किसी भी अच्छे टेक्स्ट की तरह, कोई कंक्लूजन नहीं दिया है निर्मल जी ने, बहुत ओपन एंडेड छोड़ा है इसको। पाठक अपने तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसकी मल्टीपल रीडिंग्स और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इसके संभव हैं। मगर मेरे लिए जो इस ऐसे की रीडिंग है वो है आपके सबसे गहरे घावों को, जो जो दिए हैं, अब जो आपने अर्जित किए होंगे अपने जीवन में जीते हुए, उनको ये स्पर्श करता है, उनको एड्रेस करता है। और उसके साथ साथ जो समाज में भी आप देखते हैं, व्यक्ति के साथ साथ समाज, इनको एकीकृत करता हुआ दोनों के जो वूंड्स हैं उन दोनों को एड्रेस करता है। जो समाज पर जो घाव लगे उनको स्पर्श करते हुए घूम कर वापस आपके भीतर आएगा और आपके अंदर के जो वूंड्स हैं उनको एड्रेस करता है अपने अपने टेक्स्ट में। इसको जितनी बार पढ़ें आप, उसके उतने मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं इस ऐसे के। तो मैं दोनों निबंधों पर बात अब यहीं ख़त्म करती हूँ, और इसके बाद मैं बस थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी। मुझे लगता है मैंने बहुत समय ले लिया होगा। मैं ऑलमोस्ट शायद 1 घंटा हो ही गया है, बट मैं कुछ थोड़ी सी बातें कर कर बस अपनी बातचीत ख़त्म करूँगी लेखक के ऊपर, जो राइटर्स के ऊपर, जो मैं कहना चाह रही थी कि एक लेखक के तौर पर, एक पाठक और एक लेखक के तौर पर निर्मल जी का क्या इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, 1 घंटा तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैं पहले राइटर वाले पक्ष पर आती हूँ। जो ज़रूरी बातें जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है, परसों ही मैंने पढ़ा था, बहुत 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जिनको मैंने चार्ट आउट किया है यहाँ आपको बताने के लिए, मगर उनसे पहले मैं
कुछ और बातें कहना चाहती हूँ। निर्मल जी हमेशा कहते थे, आज निर्मल जी का रिलेवेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज हम जैसे समाज में जी रहे हैं, वो जब लेखन करते थे, लिखते थे, उससे बिल्कुल बदल चुकी है हमारी दुनिया। और हम उनको पढ़ते हैं, जब मैं उनको पढ़ती हूँ अपनी डायरी में, वो एक जगह उन्होंने लिखा है कि जब लेखक अपना जब चेहरा दिखाता है तो उसके लिए मतलब कि यह बहुत भयानक है कि लेखक खुद सामने आए। अगर वो अपना चेहरा दिखा रहा है या खुद अपने आप को प्रमोट कर रहा है या अपनी बात कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास लिखने अपने टेक्स्ट में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसको उन्होंने एक बहुत नुआंस्ड लाइन में कहा था, जो अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको बता सकती हूँ। अ, मेरे पास है वो लाइन, एक सेकेंड। हाँ, जब लेखक लिखना बंद कर देता है, उनके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहता सिवाय अपने चेहरे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो निर्मल जी ने कही है। वो जिस तरीके से अपने जीवन को जीते थे और जो उनके एथिक्स थे, जो उनके वैल्यूज़ थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब आत्ममुग्धता के खिलाफ थे। आत्ममुग्धता से कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा संकोची, बहुत ज़्यादा हमेशा उनको इतने इतने महत्वपूर्ण और इतने बड़े, इतने इम्पॉर्टेंट, इतने सिग्निफिकेंट राइटर मतलब जीवन काल में होने के बावजूद हमेशा उनको अपने टेक्स्ट पर संशय रहता था। और हमेशा पीछे रहना चाहते थे, मतलब ज़्यादा चेहरे को कभी जैसे आज की दुनिया की एकदम इतर, जैसे आज हम देखते हैं कि लिटरेचर की पूरी दुनिया एक तरीके से पीआर मशीनरी में तब्दील हो गई। जैसे मैं फेसबुक पर बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम लोग बोल ज़्यादा रहे हैं, लिख कम रहे हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा डाइकॉटमी फील होती है, इतनी दुविधा होती है, इतना इतना मुझे कॉन्फ्लिक्ट फील होता है कि मुझे कई बार लगता है कि जैसे बुद्ध थे, जैसे बुद्ध ने जीवन भर मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे और बाद में उनके सभी जो जो उनके उनको पढ़ने वाले, उनके पाठक, मतलब सॉरी, बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनकी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी और दुनिया में आज सबसे बड़ी मूर्तियों में से कुछ मूर्तियां जो हैं वो बुद्ध की हैं। तो ये डाइकॉटमी है। मुझे कई बार लगता है कि निर्मल जी ने जो हमें सिखाया, मतलब या जो वो कहते हैं अपने जीवन के जरिए, मतलब मुझे तो क्या ही सिखा, जो वो अपने जीवन और अपने कर्म और अपनी राइटिंग के जरिए जो कह रहे हैं, मुझे लगता है मैं उनको इतना अप्रिशिएट तो करती हूँ, लेकिन मेरा जीवन उसके बिल्कुल उलट है। यानी कि मेरे उलट वो बहुत फ्रूगल थे, यानी कि बहुत एथिकल राइटर, अपने उनके वैल्यूज़ थे, एथिक्स थे, बहुत ज़्यादा, और आत्ममुग्धता से बहुत दूर थे। और आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इसमें हमेशा हमारे सामने एक सेल्फी कैमरा खुला रहता है। अभी भी मेरे सामने एक कैमरा खुला हुआ है। तो मैं विजुअल में बहुत ज़्यादा, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ फेसबुक पर, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो चुका है। मुझे नहीं पता अगर निर्मल जी होते तो वो इस समस्या से कैसे जूझते, कैसे इससे डील करते। पर ये आज की तारीख में 2020 में जो लोग लिखना शुरू कर रहे हैं या जो अब आगे लिखना चाहते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया के साथ लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अक्सर हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेट कनेक्शन हटा के लिखो, मगर आप सोशल मीडिया से हट भी जाओगे तो भी ये कि जो प्रेशर है, जो एक कलेक्टिव प्रेशर है कि आपने खुद लोग अपनी किताबों के बारे में, हम लोग इतनी बातें करते हैं, अपनी किताबों को पुश करते हैं, हम सारा काम करते हैं, मुझे लगता है हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। इस बात की मुझे बहुत चिंता होती है। और जब मैं निर्मल जी को पढ़ती हूँ तो मुझे बार बार ये एहसास होता है कि मुझे पीछे रहना है, मुझे आत्ममुग्धता, क्योंकि अपनी शक्लें इतनी देखकर कई बार हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं। और मैं तो सोशल मीडिया के साथ ही बड़ी हुई। जब मैंने ज़िंदगी में कभी हैंड रिटन लेटर्स नहीं लिखे, तो 16-17 में मेरा पहला ईमेल आईडी बन गया था। और मेरे साथ ही, मतलब फेसबुक भी मेरे साथ ही, गूगल, हम सब एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो ये सब बहुत ऑर्गेनिकली मेरे जीवन में है। तो मेरी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। इसकी दुविधा बहुत होती है, इसका कष्ट बहुत महसूस होता है। और साथ में जब आप निर्मल को पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं एक लेखक की तरह कि निर्मल जिन चीज़ों के बारे में हमें समझाते हैं, जो हमें हमें जो इशारे देते हैं अपने टेक्स्ट में, हम उनको कितना, हम उसके बिल्कुल विपरीत दुनिया में जी रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है। हम बोस्टफुल हो गए हैं, हम पढ़ते कम है, सीखते कम है, हम बोलते ज़्यादा हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत सीखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा और जानने की ज़रूरत है, मगर हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जहाँ पे वाचाल प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है, राइटिंग पे ध्यान कम जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छी और सिंसियर रीडिंग करें निर्मल जी की, तो वो हमें ये भी बताएंगे, ये भी उनका टेक्स्ट हमसे कहेगा कि हम उनके ऊपर बात करने से ज़्यादा हम उनके
निबंध लिखें और हम क्रिटिसिज्म लिखें उनके काम पर, हम और भी जो लोग लिख रहे हैं हिंदी में उनके कामों पर हम लिख कर रिस्पॉन्ड करें, हम लिखने के संस्कार को बढ़ाएं। निर्मल जी को पढ़कर, उनके टेक्स्ट को पढ़कर एक ये जो अंडरस्टैंडिंग मेरी आती है, और ये बात मुझे लगता है स्ट्रांगली कहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बोल रहे हैं और हम लिख नहीं रहे हैं, और राइटर्स का काम लिखना है। वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्व्स ऑफ दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि हमें लिखना है और हमें बोलना कम है। और ये क्या आयरनी है कि ये भी मैं बोलते हुए कह रही हूँ। तो जिस तरह से मेरी रिपोर्टिंग बहुत डार्क कॉमेडी है, उस तरह से मुझे लगता है मेरा राइटिंग भी एक बहुत लिटरेचर से जो मेरा से भी जो मेरा संवाद है वो भी एक बहुत डार्क कॉमेडी के तौर पर ही है, क्योंकि हम आयरनी बहुत ज़्यादा है आजकल ज़िंदगी में, क्या कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मेरी फर्स्ट मेरा टेक अवे था जो मैंने लगाया था। नार्सिज्म के खिलाफ, नार्सिज्म से बचना है लेखकों को। अगर आप जीवन में कुछ, अगर हम, जो मेरी लर्निंग है एज अ राइटर निर्मल जी के टेक्स्ट से, वो ये कि हम हम नार्सिज्म से दूर रहें, बहुत दूर रहें, और खुद से सवाल करें। वो हमसे नहीं कहते कि, निर्मल जी कभी नहीं कहते कि ये गलत है या तुम या आत्ममुग्ध ना हो या ना, वो खुद अपने जीवन में करके हमें सिखाते हैं। जब मैं उनका टेक्स्ट पढ़ती हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब। और ये लेखक जो इतने ज़्यादा आत्ममुग्धता से दूर रहे जीवन भर, और हम लोगों को देखो, हम कहते हैं, हम उनको पढ़ते हैं और हमारी क्या हालत है, मतलब आई फील सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने पे बहुत गुस्सा आता है और मुझे बहुत ग्लानि होती है, और मुझे लगता है मुझे बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। ये मुझे उनको पढ़ के समझ में आता है। और मुझे लिखने की बहुत ज़रूरत है, लिख कर रिस्पॉन्ड करने की। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत आती है, मुझे ये चीज़ कहने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, कहने के लिए भी यही एक ज़रिया है। और दूसरा, निर्मल जी को जब आप एक पाठक की तरह पढ़ते हैं तो वो खुद आपके जीवन में नहीं आते, वो अपने साथ साथ अपनी पूरी फौज राइटर्स की, जो राइटर्स उनको पसंद है वो सारी फौज ले आते हैं। वो सब सिमोन बेल ले आएंगे अपने साथ, सिमोन बेल को बहुत पसंद करते हैं, अन्ना कैरेनिना को बहुत पसंद करते हैं, टॉल्स्टॉय ले आएंगे अपने साथ, चेखव को बहुत पसंद करते हैं, चेखव ले आएंगे। उनकी पूरी डायरीज भरी पड़ी हैं रेफरेंसेस से, जो राइटर्स उनको पसंद हैं वो सारे राइटर्स, इतने सारे राइटर्स इसमें। जब मैं उनकी डायरीज पढ़ती हूँ तो मुझे लीड्स मिलते हैं, धागे मिलते हैं, जिनको मैंने आगे, ये 15 साल हो गए मुझे कल्टिवेट करते हुए, कितनी ही किताबें मैंने इसमें लेखकों के नाम पढ़कर ढूंढी हैं। और मैं ढूंढती हूँ, देखती हूँ, खरीदती हूँ किताबें, बहुत सारे, इसकी कोई सीमा नहीं है। और डायरीज की जब हम बात करें, इतना मेडिटेटिव टेक्स्ट है, इस तरह की डायरीज है कि मतलब एक लाइन को आप जितनी बार पढ़ें उतना कम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और दूसरी चीज़, मतलब मैं आगे जाने से पहले बस मैं रैप अप करूंगी, जो मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही थी। एक सेकेंड में आपको डेली लाइफ की जो वो उनकी स्ट्रगल्स है, मैं एक पैराग्राफ में आपको बताना चाह रही थी कि एक मिनट ना, मैंने इसको यहाँ ब्लू स्ट्रैप में हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, तो ये देखें आप ना जी, ये जैसे कि वो एक दिन सुबह सुबह उठे हैं, उनकी सुबह सुबह की एंट्री है, ये भोपाल की एंट्री है 81 की। कल रात सुबह सुबह 4 बजे ही आँख खुल गई। बहुत देर तक घोर निराशा के अंधेरे में ताकता रहा, सोचता रहा मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे आकांक्षा थी, शांति, अकेलापन, घर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपने को समेटना चाहिए। हर दिन जैसा है, जैसा आता है, उस पर अपने आप को पूरी संलग्नता के साथ केंद्रित करना चाहिए। मेरी मनस्थिति के अनुकूल यहाँ सब कुछ है, सिर्फ मैं ही अपने प्रतिकूल हूँ। तो ऐसे उदाहरण उनकी डायरीज में भरे पड़े हैं। जब मैं एक राइटर की तरह इनकी डायरीज पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये आदमी कितने कष्ट में था। सुबह 4 बजे उठ रहे, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, हड़बड़ा के उठ रहे हैं, और सपने आ रहे हैं, और इतना परेशान हो रहे हैं। उसमें एक जगह रेफरेंस आता है कि बारिश हो रही है, सुबह सुबह इन्होंने सुबह सुबह को बहुत, विक्टोरियन एरा की किताब है वो पढ़ना शुरू कर दी है, बहुत डिप्रेशन है। अपना जब जन्मदिन आता है तो लिखते हैं कि सुबह 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, उदासी हो रही है, डिप्रेशन, क्योंकि उनको लग रहा है कि, जबकि इतना, ये सीखने वाली बात है कि जिस आदमी का इतना लार्ज बॉडी ऑफ वर्क है, इतना लगातार लिखते रहे, निर्मल जी की राइटिंग्स बहुत सारी हैं, प्रोड्यूस होती रही, उनको जब इतना अपने आप को इतना सवाल करते रहते थे, खुद पे इतना संशय था, खुद को इतना कुरेदते रहते थे। और मुझे फिर लगता है कि हम लोग, मतलब जिन्होंने, मेरी एक ही किताब है अभी तक, और हमने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, और हम मतलब मज़े से फेसबुक पे स्टार बने घूमते रहते हैं। तो मतलब हमें खुद से सवाल करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अपने को लेकर क्रिटिकल होने की ज़रूरत है। और ये सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग, जिन्होंने जीवन में इतना लिखा, ये चीज़ इनकी डायरी से आप
सीख सकते हैं, राइटर्स सीख सकते हैं, जो वो जब इतना संचय कर रहे हैं, तो मतलब हमें ये बहुत ज़्यादा एहसास होना चाहिए कि मुझे तो है कि हम इट्स अ बैटल अगेंस्ट टाइम, और कितना लिख पाते हैं पता नहीं, कितना ही लिख पाएंगे, लिखना तो बहुत कम क्षणों में हो पाता है। तो अपने आप को बहुत सवाल करते थे, इतने निर्मम है अपने साथ निर्मल जी, अपने अपनी राइटिंग्स में, जिन उनकी उसका कोई सीमा नहीं है, जो उनकी निर्ममता है। और राइटिंग को लेकर वो एक और जगह बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखी हैं। और ये टेक्स्ट ऐसा है जिसको बहुत बार पढ़ा जा सकता है, और हर बार ये आपको नया लगेगा। जैसे एक बार एक छोटा सा चीज़ मैं जो भी कह रही थी उसका एक और एग्जाम्पल है। सुबह 4:30 बजे ही उठ गया, गहरा विषाद जिसमें अकेलेपन का छोर नहीं दिखाई देता। यह सोचना भयानक लगता है कि कोई आदमी हर सुबह इतने उखड़े उजाड़पन के साथ उठे, एक के बाद दूसरा दिन बिना किसी मुक्ति की आशा के उसके साथ ऐसा बंध जाए जैसे एक कुत्ता जंजीर से बंधा है। वो भोगते भोगते हलाट हो जाए, फिर थक हार कर रियाने लगता है। एक पशु की एक मूक और असहनीय पीड़ा। और इसके बाद तुरंत कैथरीन मैंसफील्ड का जिक्र है कि जर्नल और पत्र पढ़ते हुए मैं सोचने लगा, अपनी बीमारी और यातना के क्षणों में भी वह अपने पति को लिख सकती थी, डार्लिंग मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम अपना उतना ही ध्यान रखना जितना तुम चाहते हो कि मैं अपना ध्यान रखूँ। मुझे उनसे कितनी ईर्ष्या होती है कि वह इस दुनिया में किसी को यह लिख सकती हैं। इससे कितनी शांति मिलती है। प्रेम करने की असमर्थता, चाहना रहते हुए भी, शायद इससे बड़ा, शायद सबसे बड़ा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तो इतने मल्टीलेट टेक्स्ट है, बहुत सारा आगे पीछे होता है, बट आप ये देखिए कि कितनी वेदना है एक राइटर की, और कितने कष्टों के बाद ये टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ है। इसकी झलकियाँ आपको उनके एंट्रीज में मिलेंगी। और बहुत सारे राइटर्स जो है दुनिया भर के, मैंने तो कितने राइटर्स, सिमोन वील से लेकर सब कुछ इनके जरिए जाना ही। तो डायरीज आर फुल ऑफ रेफरेंसेस विच विल लीड यू टू अदर राइटर्स, दूसरे लेखकों तक आपको ले जाएंगी। आपका पढ़ने का संसार समृद्ध होगा, आपकी ज्ञान की दुनिया समृद्ध होगी, और इस एक एक किताब के जरिए आपके बहुत सारे मित्र बन जाएंगे। और आखिरी चीज़ जो मैं पढ़ने को लेकर आती हूँ कि निर्मल जी एक पाठक के तौर पर आपको कैसे एनरिच करते हैं, बस ये आखिरी, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा समय ले चुकी हूँ। गजब की हैं बहुत। आप तो हर, मैंने सिर्फ एक किताब को चुना और उसके ऊपर मैं इतना बोल पाई हूँ, और मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने बहुत कम या शायद बहुत ही इनइक्विप्ड बोला होगा। बट एक रीडर के तौर पर आपके अंदर संवेदना के वो अ, जैसे दिल में वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं हमारे दिल में, तो उस तरह के वॉल्व्स, एक 5वां वॉल्व मुझे लगता है मेरे दिल में आ गया है जब से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। एक लैंडस्केप जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है, मगर एक ऐसा लैंडस्केप, एक ऐसा 5वां वॉल्व आ गया है मेरे दिल में, जहाँ पर मैं इस तरीके से इतनी महीन संवेदनाओं को महसूस कर पाती हूँ कई बार कि मैं कोई इंसान, अगर मैं किसी के साथ एक घर में हूँ और वो बाजू वाले कमरे में है, और इस कमरे में मैं इस तरीके से याद कर पाती हूँ उस व्यक्ति को, और मेरे आंसू आ जाते हैं। मतलब मेरा मेरा सेंसिटाइजेशन इतना गहरा हुआ है ह्यूमैनिटी को लेकर, और इतनी मानवीयता बढ़ी है। मतलब इतना मानवीय होते हैं आप इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए, आपके अंदर मनुष्यता इतनी ज़्यादा आती है, वो इसका इम्पोर्टेंस है। तो मैं छोटा सा हिस्सा, पूरी की पूरी डायरी रीडेबल है। मैंने इसको 15 साल से लिए घूम रही हूँ, और मैं बहुत सारी और किताबें पढ़ती हूँ। मेरे पास काफ़ी किताबें हैं, पर मैं, मतलब ये ऐसा है कि, मतलब जिसे कहते हैं कि पहला प्रेम है, कुछ ऐसा कि आप इसको छोड़ ही नहीं पाते हो। मैं बहुत और कुछ भी ले जाती हूँ, पर मैं इसको मैंडेटरी रखती हूँ अपने साथ हमेशा। तो इसमें से कोई भी पेज से आप कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं, पर मैं एक छोटा सा सेक्शन आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रिय है मुझे। क्या संपूर्ण निराशा में लिखना संभव है? काफका आखिरी तक लिखते रहे, और वे लोग भी जो मृत्यु को जानते थे। जब हम जवान होते हैं तो समय हमारे खिलाफ भागता है, लेकिन ज्यों ज्यों हम बूढ़े होते जाते हैं हम ठहर जाते हैं, समय भी ठहर जाता है, सिर्फ मृत्यु भागती है हमारी तरफ। अकेले रहने की एक तसल्ली है कि हमारे पास अपने सिवा कुछ नहीं, और मैं अपने सिवा, लिखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। रिल्के ने एक युवा कवि को सलाह दी थी, रात की सबसे खामोश घड़ी में जब कोई तुमसे पूछे, अपने आप से पूछो कि क्या लिखना अनिवार्य है, उत्तर हाँ में होना चाहिए, अगर तुम अकेले रह रहे हो और सिवा अपने के कहीं और नहीं मुड़े।
एक सेंटेंस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कि इसके बाद हम इसे ख़त्म करते हैं। यह ख्याल ही कितना सांत्वना देता है कि हर दिन, वह चाहे कितना भी लंबा, असहाय क्यों ना हो, उसका अंत शाम में होगा, एक शीतल से झुटपुटे में। मैं कमरे से बाहर जाऊंगा, स्मृतियों की छत से बाहर, गर्मी के खुले आकाश में, तारों के नीचे, बिना किसी आशा और प्रतीक्षा के। बस मेरे हिसाब से इसको मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने शायद कुछ ऐड किया हो, अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया, और अगर नहीं किया हो तो भी मुझे माफ़ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जन सुलभ का इस बातचीत को रखने के लिए, और सभी लोगों का जो जुड़े अभी इसके साथ। थैंक यू वेरी मच।